बाटी से मैसेज आया कि क्या वो उसे काम के बाद थोड़ी देर के लिए मिल सकता है। नाहू ने सोचा कि कहीं कुछ हुआ तो नहीं, थोड़ा चिंतित हो गई, खासकर उसे चोट के साथ इधर उधर घूमते देखा था। उसे अजीब लगा कि वो ऐसे इंसान की फिक्र कर रही है जो पास भी नहीं है, मगर उसने तय किया कि अगले पार्ट टाइम जॉब पर जाते समय उससे जल्दी से मिल लेगी। सोचा चलते चलते बात करने से नींद भी नहीं आएगी। ब्योंते बाहर इंतजार कर रहा था, तभी नाहू बाहर आई। नाहेसू ने कहा कि वो आज कुछ अलग लग रहा है, जिस पर बियोने ने बस हामी भरी, जिससे वो मुस्कुरा पड़ा। नाहू को लगा कि आज उसका आभा असामान्य रूप से परिपक्व लग रहा है। गली से चलते हुए नाहू ने कहा कि उसके पास थोड़ा ही समय है, तो बाई ने पूछा कि क्या वो फिर से काम पर जा रही है। उसने कहा कोई बात नहीं और ऑफर किया कि वो उसे कन्वीनियंस स्टोर तक छोड़ देगा। नाहेसू को लगा कि क्या उसने स्टोर का जिक्र भी किया था, मगर बयोंटे ने बात बढ़ाई और कहा कि रात में ये गली बहुत अंधेरी और खतरनाक है। नाहेसू बेपरवाह रही और बोली कि वो बड़ी है और इतनी आसानी से डरने वाली नहीं। इस पर बयोंटे ने माना कि दरअसल उसे ही डर लगता है, जिस पर नाहेसू ने मजाक में कहा कि उसके साइज के हिसाब से तो वो चलता फिरता बैरियर है। उसे आह भराने के लिए वो पीछे हट गया और पूछा कि क्या ऐसे पीछे से फॉलो करे। नाहू ने टाल दिया और कहा कि बस चुपचाप पीछे चलो। चलते चलते बामोंटे ने अचानक उसकी गर्दन पर निशान देखे और उसे रोक लिया। नाहू ने पूछा क्या बात है, तो बियामोंट ने कहा कि लगता है वहां मच्छर ने काटा है। नाहेसू ने कहा कि अभी तो सर्दी है और दर्द भी नहीं है। बियामोंट ने पूछा कि सच में ये कीड़े का काटा है। नाहेसू ने जोर दिया कि सर्दियों में कीड़े नहीं होते। तभी उसे मिचेल के काटने की याद आई और शर्म से लाल हो गई। जल्दी से कह दिया कि शायद कीड़े का ही काटा होगा। ब्यामोंट और पास आ गया और बोला उसे पता था। फिर ऑफर किया कि वो उस पर बैंडेड चिपका दे। नाहू थोड़ी देर रुकी, फिर उसे करने दिया। सोचा वो कितना दयालु है और कितना शर्मनाक होता अगर किसी और ने देख लिया, तो उसने तय किया कि बैंडेड ऐसे ही रहने देगी। बैंडेड लगाते हुए ब्यामोंट ने पूछा कि उसने इतने समय तक जवाब क्यों नहीं दिया। नाहू ने कहा कि उसने उसका नंबर सेव कर लिया था। ब्यामोंट ने साफ किया कि वो नंबर सेव करने की बात नहीं कर रहा, बल्कि रिप्लाई करने की। नाहेसू झिझकी और सोचा कि उसे क्या रिप्लाई करना चाहिए था। ब्यामोंट ने बताया कि उसे कल जहां चोट लगी थी वहां दर्द हो रहा था, जिससे नाहेसू ने सोचा कि शायद उसने बिना दवा लगाए ही बैंडेड चिपकाया होगा। ब्याम हंस पड़ा और बोला कि अगर वो रिप्लाई नहीं करेगी तो उसे बुरा लगेगा। उसे उसका प्यारा मैसेज याद आया और नीहू ने महसूस किया कि यह पहली बार था जब किसी ने उसे इतना मीठा मैसेज भेजा। उसे समझ नहीं आया था कि इसका जवाब कैसे दे, या देना भी चाहिए था या नहीं। मगर जब उसने कहा कि अगर जवाब न मिले तो उसे दुख होगा, तो उसे लगा कि अब वो उस निराशा की भावना समझने लगी है। बार बार मैसेज भेजकर भी जब जवाब न मिले, उसने बाई की तरफ देखा और माफी मांगी, बोली कि उसे नहीं पता था क्या कहना चाहिए और वो ऐसी बातचीत की आदी नहीं थी। कंधे उचकाते हुए उसने जोड़ा कि शायद किसी बड़े उम्र की औरत के साथ दोस्ती करना मजेदार नहीं होता। नाहिसू के लिए ये रिश्ता बस खुद को जमीन से जोड़े रखने जैसा था। एक किस्मत वाला सामना जिसे उसने मिचुल की वजह से अपनाया था, जो हमेशा शिकायत करता था कि उसके दोस्त या नियमित संपर्क नहीं है। बेयोंटे ने उसे भरोसा दिलाया कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। उसने तो इसलिए मैसेज किया क्योंकि वो चाहता था, और वो तो बस एक छोटे बच्चे की तरह नखरे कर रहा था। उसने जोर देकर कहा कि उसकी एक तरफा भावनाओं के लिए उसे जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। न कोई माफी, न कोई मजबूरी, बस वही करे जो वो करना चाहे, चाहे किसी को उदास होने से बचाने के लिए हो या सिर्फ इसलिए कि वो खुद चाहती हो। अगला दिन आया और नाहिस फूलों की तरफ खिंच गई। उसने दुकानदार से आवाज लगाई कि 100 रुपए वाला एक गुलाब चाहिए। दुकानदार ने हाथ हिलाते हुए कहा कि बस एक फूल है, ले जाओ मुफ्त में। मगर नाहसू ने मना कर दिया और कहा कि ये तोहफा उसने खुद के लिए लिया है और वो इसका दाम देना चाहती है। घर लौटते समय उसने बियामोंटे की बातों को याद किया जो पूरे दिन उसके दिमाग में घूमती रहीं। धुंधले ख्यालों के बीच एक चीज साफ अवरा हो गई। वो अपने लिए एक फूल लेना चाहती थी। उसने गुलाब को देखा और सोचा कि कितना खूबसूरत है। बस एक फूल, लेकिन उसने घर को गर्म और सजीव महसूस करा दिया। उसने सोचा कि क्या इसकी तस्वीर खींचकर भेजनी चाहिए, कहीं ये बहुत मामूली तो नहीं लगेगा। लेकिन बाम के पहले वाले मैसेज देखकर उसने तय किया कि फोटो भेज दे। तभी मिचेल फोन पर बात करते हुए घर में दाखिल हुआ। उसने कहा कि वो तो बस कपड़े बदलने आया है, सूट आरामदायक नहीं था, कुछ कैजुअल पहनकर बाहर जाएगा। उसने अरी से पूछा कि क्या वो उसके घर चलना चाहती है, फिर तुरंत बात पलटकर कहा कि उसके घर जाना ठीक रहेगा। जब उसने कमरे में नाहू को देखा तो अचानक कॉल काट दी और उसकी तरफ बढ़ा। पूछा कि वो इस वक्त घर पर क्यों है। नाहू ने कहा कि वो बस थोड़ी देर के लिए रुकी है और पूछा कि क्या उसका काम खत्म हो गया। मिचेल ने इनकार किया और कहा कि उसे वापस जाना है, बस आरामदायक कपड़े बदलने आया है। बेडरूम की तरफ जाते हुए उसने पूछा कि उसका अंडरवियर वो कहाँ रखती है। नाहू ने कहा कि वो ढूंढ देगी, मगर मच्छू ने मना किया
और कहा कि वो खुद देख लेगा। गुजरते हुए उसकी नज़र फूल पर पड़ी। जिज्ञासु होकर उसने पूछा कि ये क्या है। नाहू ने बताया कि उसने इसे इसलिए खरीदा क्योंकि उसे लगा कि इससे घर रोशन लगेगा। उसने जोड़ा कि ये तो बस एक फूल है, उनकी हालत को देखते हुए अनावश्यक चीज। मगर किसी वजह से मछुल के सीने में अचानक गर्माहट उठी। उसने नाहू की तरफ देखा, निस्तेज, सूखी और उबाऊ, उसकी जवानी की तकलीफ का प्रतीक। वो समझ नहीं पाया कि उसके एक साधारण फूल लाने से दिल में क्यों हलचल हुई। उसने तो किसी और औरत के साथ रात बिताने का सोचा था, लेकिन उसे वहीं खड़े देखकर, उतनी ही साधारण और बेतकल्लुफ जैसे हमेशा होती थी, उसका सिर घूम गया। अचानक वो दौड़ा और उसे चूम लिया। मिचेल पूरी तरह अपनी प्रवृत्ति में बह गया, मगर नाहेसू ने इनकार किया और कहा कि बिना सावधानी ये खतरनाक है। ये सुनते ही मिचेल का मूड बदल गया और वो आक्रामक हो गया। उसका गला दबाते हुए ठंडे स्वर में बोला कि वैसे भी उसे प्रेग्नेंट नहीं होना। हकीकत में लौटते ही उसने गला छोड़ दिया, झुंझलाते हुए कहा कि ये बहुत परेशान करने वाला है, छोड़ो, और गुस्से में घर से निकल गया। इस बीच सीन बामटे पर शिफ्ट हुआ, जिसने फूल की फोटो पाकर मुस्कराया। तभी कुछ लड़कियां आईं और उसे देखकर चौंक गईं। उन्होंने आवाज लगाई, हैरान थीं कि बाउंटे यहाँ है, बोलीं कि उसके जैसे का इस तरह के संदिग्ध मोहल्ले में आना अजीब है। उनमें से एक ने कहा कि डोंगुक भी यहाँ बाय टी के साथ कभी खाना खा चुका है, कितना अजीब इत्तेफाका है। मगर बाम टी ने मुस्कुराकर सोचा, इत्तेफाक? हर दिखने वाले संयोग के पीछे अनगिनत अनिवार्यताएं होती हैं, जो मिलकर एक ही चेतना का निर्माण करती हैं। उसने मन ही मन कहा कि शायद अब ज्यादा देर नहीं, इस कहानी का अंत तो पहले से ही तय था। ये एक छोटी कहानी थी जो अनिवार्य रूप से लाकर छोड़ेगी। नाहु वॉशिंग मशीन के पास गई तो शर्ट पर लिपस्टिक का निशान देखकर वहीं जम गई। सीन बदलकर पार्किंग लॉट में चला गया जहां मिचेल था और आवी आई ये पूछने कि रात के खाने में क्या करना है। मिचेल ने उसे कार में खींच लिया, जिससे आवी को अजीब लगा कि वो क्या कर रहे हैं। ये उसका पहला अनुभव था और पिछली बार वो इतनी नशे में थी कि सही से देख नहीं पाई थी। लेकिन अब उसे लगा कि ये सख्त और बड़ा है। जैसे ही वो आगे बढ़े, आई ने कहा कि आज सेफ डे है, जिससे मिचेल और तेज हो गया। सीन फिर नासू पर लौटा, जो लिपस्टिक के निशान को लेकर परेशान थी और अचानक ग्लास से टकरा गई, जिससे वो टूट गया। तभी किसी ने पूछा कि क्या वो चोटिल हो गई, मगर नाहू ने मना किया और कहा कि वो ठीक है और गंदगी साफ कर लेगी। ये साफ था कि ये किसी और औरत का निशान था, क्योंकि वो खुद मेकअप नहीं करती। मगर उसने सोचा कि ये कोई बड़ी बात नहीं, शायद कोई ऐसी मज़ेदार घटना हो गई हो जिसे टाला नहीं जा सकता। शायद कोई ध्यान न देकर मछुल से टकरा गया हो। ये गंभीर नहीं हो सकता, बस एक मामूली चीज, क्योंकि अभी तक कुछ बड़ा हुआ ही नहीं था। लेकिन मिचेल की डरावनी आंखें देखकर और उसका ये धमकी देना कि वो चिंतित न हो, नाहू का दिल कांप उठा। उसने अपनी रोने की आवाज दबा दी, जैसे आंसू रोकना चाहती हो जो रुक ही नहीं रहे थे। तभी एक ग्राहक उसकी दोस्त पर गुस्सा कर रहा था, कह रहा था कि उसने उसे धोखा दिया है। उसने अपनी दोस्त को याद दिलाया कि उसने पहले ही चेतावनी दी थी और पूछा कि ये कैसी बकवास है कि बच्चे न होने की वजह से कोई बस टिक नहीं सकता। उसने और जोड़ा कि क्या ये उनकी गलती है कि वो बच्चे नहीं कर सकती, और कैसे कोई यकीन से कह सकता है कि मर्द में कोई समस्या नहीं। गुस्से में वो बाहर निकल गई। नाहू सोचने लगी कि पहले काम उसे इतना व्यस्त रखता था कि वो जल्दी दुख भूल जाती थी, लेकिन आज जितनी भी यादें उसने मेहनत से दबाई थीं, एक एक करके लौट आईं और पूरे दिन को बर्बाद कर दिया। जब भी जिंदगी भारी लगती, वो अपने और मिचेल के लिए बेहतर कल की कल्पना करके हिम्मत जुटाती, लेकिन अब वो यकीन से नहीं कह सकती थी। सोच रही थी कि वो दोनों कहाँ खड़े हैं। बियामोंटे बाइक पर आया और नाहू को उदास देखा। उसे अजीब लगा कि जितना कोई छोड़ने की कोशिश करता है, उतना ही अतीत भूत बनकर लौट आता है। उसने सोचा कि आज वो कितनी बार परेशान हुई होगी। जैसे ही वो कन्वीनियंस स्टोर में दाखिल हुआ और सोचा कि कैसे उसका दुख कम किया जाए, नाहसू को अजीब लगा कि वो कोई सामान नहीं उठा रहा, बस खाली खाली देख रहा है। उसने नोट किया कि वो बहुत लंबा है और उसे किसी की याद दिलाता है। फिर उसने फोन स्क्रीन दिखाया जिस पर मैसेज था कि क्या वो उसे नूना कह सकता है। नाहसू ने कंधे उचकाकर कहा कि लगता है उसे डांट खाने का बहुत शौक है। बाओम ने हेलमेट उतारा, जिससे नाहू ने पूछा कि इसका क्या मतलब है। उसने जवाब दिया कि वो अभी अभी काम से लौटा है। नाहेसू ने पूछा कि क्या वो डिलीवरी का काम करता है, और बियामोंटे ने कहा कुछ वैसा ही।
नाहू ने चिंता जताई और कहा कि उसे सावधान रहना चाहिए, ऐसे काम में आसानी से चोट लग सकती है। ब्याम ने छेड़ते हुए पूछा कि क्या वो उसकी चिंता कर रही है, जिससे नाहू ने सवाल किया कि वो मुस्कुरा क्यों रहा है। उसने जोर दिया कि वो तो बस, उसने मजाक में कहा, लेकिन उसे यकीन करना मुश्किल लगा कि वो सच में ऐसा काम कर रहा है। वह सोच रही थी कि वह इतना मुस्कुरा क्यों रहा है वहां खड़े खड़े, और आखिरकार उसने पूछ ही लिया कि वह वहां आया ही क्यों है। बियामोंटे ने बताया कि उसे भूख लगी है। नाहेस ने सवाल किया कि क्या उसने रात का खाना नहीं खाया, और बोंटे ने इसे नकार दिया। तब उसने इस हालात पर ताना मारा कि कैसी नौकरी है जो बच्चे को भूखा रखती है। इसे उसने सच में एक मजाक कहा। बी ने याद किया कि उसने मिशेल पर नजर रखी थी और जो हुआ था वह देखा था। उसने कहा कि उसके पास कोई चारा नहीं है, और नाहेसू के पीछे खड़ा होकर जोर देकर कहा कि यह कितना जरूरी है, जिससे नाहेसू को लगा कि वह वाकई तकलीफ में होगा। आखिरकार वह काम से ब्रेक लेने की हालत में नहीं है, लेकिन फिर भी किसी को भूखा रखना उसके जैसे इंसान के लिए कबूल करने लायक नहीं था। नाहेसू ने उसे डांटते हुए कहा कि वह यूं ही खड़ा न रहे और जाकर कुछ खा ले, कम से कम वह उसके लिए लंच बॉक्स या कप नूडल्स खरीद देगी। बियामोंटे ने हामी भरी और कहा कि वह बहुत सारा लेगा, जिस पर नाहेसू ने उसे सिर्फ 2 लेने को कहा। उसने फिर पूछा कि क्या वह सच में उसके लिए खरीदेगी, जबकि नाहेसू अपने सीमित बजट को जानते हुए भी इसे एक अच्छा काम समझकर मान गई। होंटे मुस्कुराया और बोला कि वह यह मदद स्वीकार करेगा, लेकिन वह अपना खाना खुद खरीद सकता है, इतना अयोग्य नहीं है कि अपनी जिंदगी नहीं चला पाए। बल्कि उसने उससे कहा कि वह सबसे स्वादिष्ट वाला चुन ले, जिससे नाहेसू उलझन में पड़ गई। जब उसने उसकी कलाई पर एक अजीब टैटू देखा तो उसने पूछा कि यह क्या है। भोंटे ने तुरंत उसे ढक लिया और सोचा कि शायद उसे टैटू पसंद नहीं है, शायद वह सोच रही होगी कि इससे वह गुंडा लगता है। उसने तब उससे पूछा कि इसकी वजह क्या है। बे ने उसकी सोच को समझे बिना पूछा कि क्या उसे यह नापसंद है, और जोड़ा कि वह इसे मिटा देगा। लेकिन उसके जवाब देने की बजाय नाहू ने सच जानना चाहा और पूछा कि उसके पास ऐसी चोट क्यों है। बियामोंटे ने उस याद को याद किया कि उसे यह कैसे मिली थी, लेकिन झिझक गया। नाहू ने उसकी चुप्पी देखी और पूछा कि क्या उसने खुद ही यह किया था, क्या हालात इतने मुश्किल थे। उसकी आवाज शांत रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आखिर में हल्का सा कंपन उसकी भावनाओं को जाहिर कर रहा था। उसकी आंखें जो आंसुओं से भरने के कगार पर थीं, उसे रोक गईं। उसे एहसास हुआ कि जब वह इस तरह उसे देखती है तो उसे अच्छा लगता है। जब उसका चेहरा ऐसा लगता कि वह रोने ही वाली है, वह फिर भी सवाल करती रही, जबकि वह सोच रहा था कि उसे और चिढ़ाए या नहीं, शायद थोड़ा और दबाव डालकर उसे परेशान होते देखे। आखिरकार बाई ने कहा कि यह एक हादसा था, और उसे तसल्ली दी कि यह वैसा नहीं है जैसा वह सोच रही है। उसने जोड़ा कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, और फिर विषय बदलने के लिए खाने की बात की और कप नूडल्स उठा लिया। लेकिन नाहू अब भी शक में थी। उसे लगा कि वह झूठ बोलने में उससे बेहतर है जितना उसने सोचा था। फिर भी क्योंकि वह पुराना जख्म था, उसने अभी के लिए उसे नजरअंदाज करने का सोचा। इसके बजाय उसने उसे एक दूसरा डिब्बा पकड़ाया और कहा कि वह इसे आजमाए। जब उसने पूछा क्यों, तो उसने बताया कि यह 300 के ज्यादा महंगा है, और जोर दिया कि जब कोई बड़ा तुम्हें कुछ दिलाता है तो बिना शिकायत उसे स्वीकार करना चाहिए। कोई वजह न देखकर बियामोंटे ने हामी भरी और मेज निकाल लिया। जब वह नाहू की तरफ मुड़ा तो वह ख्यालों में खोई हुई लगी। भले ही वह पहले से ही उस अजीब लड़के से थकी हुई थी जिसने उसकी सारी ऊर्जा खींच ली थी, लेकिन फिर भी उसे यह अजीब लग रहा था कि उसे यह स्थिति पूरी तरह नापसंद भी नहीं है। उसने सोचा कि क्या यह इसलिए है क्योंकि थोड़ी देर के लिए वह मिशेल के काम की वजह से दिन भर जो उदासी महसूस कर रही थी उसे भूल सकी। इस सोच से जूझते हुए उसने महसूस किया कि बोंटे कई मायनों में सच में अजीब इंसान है। कोई जो जख्मों और चोटों से भरा हुआ है, जिसकी आदतें अटपटी हैं, जिसके शौक अनोखे हैं, और जो हर मायने में सचमुच गैर मामूली है। अरी ने मिंकुल की तरफ रुख किया और उसे पुकारा। बिना हिचकिचाहट अरी ने ऐलान कर दिया कि वह उससे शादी करना चाहती है, जिससे वह हैरान रह गया। उसकी प्रतिक्रिया देखकर उसने पूछा कि वह इतना चौंका क्यों है। उसने माना कि उसने शुरू में शादी करने का सोचा नहीं था, लेकिन उससे मिलने के बाद अब उसका मन करने लगा। मिंक अब भी अचंभित होकर पूछ बैठा कि वह शादी की बात क्यों कर रही है, जबकि उसकी उम्र सिर्फ 25 है। अरे बेपरवाह बोली कि 25 शादी की एकदम सही उम्र है, और क्या यह अच्छा नहीं है कि किसी के पास छोटी उम्र की गर्लफ्रेंड हो। यह सुनकर मिशेल मुस्कुराया और बोला कि वह गलत भी नहीं है, लेकिन उसने यह भी कहा कि भले ही वह हमेशा से छोटी उम्र की लड़कियों के साथ ऐसा रहा हो, लेकिन क्या यह थोड़ा बेकार नहीं कि अपनी सबसे अच्छी उम्र किसी और की जिंदगी में ढलने और जल्दी शादी करने में बर्बाद हो।
उसने सुझाव दिया कि शादी के बारे में सोचने की बजाय उसे अपनी जवानी का आनंद लेना चाहिए। उसकी बातों से अहरी की आंखें भर आईं। उसने उसे कसकर गले लगा लिया। मिशेल, जो सिर्फ मजे करना चाह रहा था, समझ गया कि वह उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा गंभीर थी। शायद यह उसकी कम उम्र और मासूमियत की वजह थी। उसने प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ाई की थी, उसके पास गाड़ी थी और अच्छे कपड़े पहनती थी। उसकी हर बात इस ओर इशारा करती थी कि वह एक अमीर परिवार की अच्छी पली बढ़ी बेटी है। उसके बाल नरम और चिकने थे और नाहेसू के उलट वह हमेशा सौंदर्य प्रसाधनों या इत्र की खुशबू से महकती रहती थी, जो काफी सुखद लगता था। कुछ देर बाद अरी ने पूछा कि क्या उसने कभी शादी के बारे में सोचा है। मिशेल ने जवाब दिया कि यह झूठ होगा अगर कहे कि नहीं सोचा। जिज्ञासा से उसने और दबाव डाला और पूछा कि अगर वह शादी करता तो कैसे जीना चाहता। उसने जवाब दिया कि इसमें कुछ खास नहीं, उसे एक गर्माहट वाला अपार्टमेंट चाहिए जो ठंडा न हो, एक कार जिसमें पूरा परिवार समा सके और एक प्यारा बच्चा जो उन दोनों जैसा दिखे। अरी ने दिलचस्पी से पूछा कि क्या वह पिता बनना चाहता है। मिशेल ने स्वीकार किया कि वह कभी चाहता था। उसने तुरंत पूछा कि उसने भूतकाल का प्रयोग क्यों किया। वह हंसते हुए बोला कि नाहेसू ने एक बार कहा था कि उसके शरीर की कमजोरी की वजह से उसके लिए बच्चा पैदा करना मुश्किल होगा। कई बार उसे यह सोचकर झुंझलाहट होती थी, लेकिन दिल से जानता था कि नाहेसू की हालत न भी होती तो भी बच्चा पैदा करना उनके लिए विलासिता जैसा होता। फिर मिशेल ने अरी से कहा कि आज की दुनिया में बच्चे की परवरिश आसान नहीं है और इसी वजह से उसने यह ख्याल छोड़ दिया। अरी ने सहानुभूति से उसे फिर गले लगाया और भरोसा दिलाया कि वह हार न माने, उसका सपना एक दिन जरूर पूरा होगा। दूसरी तरफ दृश्य भोंटे की तरफ चला गया। जब उसे याद आया कि किसी ने पूछा था कि उसकी कलाई वैसी क्यों दिखती है। किसी ने टिप्पणी की थी कि यह किसी बौद्ध सूत्र जैसा टैटू लगता है, जिससे भोंटे मुस्कुरा दिया। उसने सोचा कि कोई स्याही देखने से पहले उसके नीचे के सफेद निशान कैसे देख सकता है, लेकिन नाहेसू ने देख लिया था। उसने सोचा कि वह कितनी गजब की है। बिना उसे दबाव डाले ही वह उसकी हद तक पहुंच गई थी। वह चाहता था कि जितना हो सके इंतजार करे जब तक कि यह नाखुश रिश्ता पूरी तरह खत्म न हो जाए, लेकिन अब लगता था कि ऐसा नहीं होगा। उसने गहरी सांस ली और खुद को याद दिलाया कि हर दुख का कारण आसक्ति है। उसे पहले ही सहज रूप से पीड़ा का आभास हो रहा था और अब इसका विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। आसक्ति जड़ पकड़ चुकी थी और अब केवल दुख बाकी था। इस बीच नाहेसू चलते चलते किसी पुराने शख्स को पहचान गई। जैसे ही वह उसके सामने आया, वह अचानक तन गया। उसका शरीर कांप उठा जब उसने गली के पास एक साये को देखा। डर से घिरकर वह शख्स अचानक भाग खड़ा हुआ, नाहू को वहीं छोड़कर। वह चौंक गई। उसने सोचा कि आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है जिसने उन्हें इस तरह प्रतिक्रिया करने पर मजबूर किया। बाद में जब वह घर पहुंची तो उसने पाया कि मिशेल पहले से ही सो रहा था। उसने सोचा कि क्या काम बहुत कठिन रहा होगा, क्योंकि वह उस समय तक तो जागता ही रहता था। हाल ही में वह बहुत व्यस्त रहा था और घर भी कम आता था, तो यह हैरानी की बात नहीं थी कि वह थककर चूर हो गया था। चुपचाप वह उसके पास बैठ गई और सोचा कि उसे भी सो जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वह लेटने लगी, मिशेल का फोन बजा। स्क्रीन पर अरी का नाम देखकर वह स्तब्ध रह गई। अगले दिन नाहेसू ने लंबे समय तक सोचा कि क्या उसे कॉल उठानी चाहिए थी या नहीं। उसके सीने में जलन सी उठी और उसे आगे बढ़ने के लिए उकसाने लगी। वह उस कॉल करने वाली से पूछना चाहती थी, जो इतनी जवान और खूबसूरत थी, कि वह इतनी देर रात क्यों फोन कर रही थी। उसने सोचा कि मिशो से पूछे कि क्या उसका रिश्ता सच में सिर्फ जान पहचान का है। उसके मन में बहुत से सवाल थे, लेकिन उसने कभी पूछे नहीं। उसे डर था कि वह उनके जवाब सहन नहीं कर पाएगी। जब तक वह झिझकती रही, कॉल कट गया। उसने खुद को समझाया कि यह यकीनन काम की कॉल होगी, लेकिन फिर भी उसका ख्याल उसके मन से नहीं निकला। वर्तमान में हुआ झोंक ने नाहू को तस्वीर दिखाकर हकीकत में वापस खींच लिया और पूछा कि क्या उसमें लड़की सुंदर है। उसकी बहन ने अपनी शादी से तस्वीर भेजी थी और किसी करीबी को शादी करते देख नाहू इतनी भावुक हो गई कि उसका शरीर कांप उठा। उसने मन ही मन सोचा कि काश एक दिन उसे भी शादी का जोड़ा पहनने का मौका मिले। उसने फिर जोड़ा कि नाहू ने कहा था कि उसकी भी शादी हो चुकी है। उसने सुना था कि शादी की तैयारी करना, ड्रेस, सूट और मेकअप कितना मुश्किल काम होता है। उसने पूछा कि नाहू हनीमून के लिए कहाँ गई थी और उसकी ड्रेस का डिजाइन कैसा था। उसने सोचा कि नाहू किसी भी ड्रेस में खूबसूरत ही लगती होगी और उसका पति बहुत खुश हुआ होगा। दृश्य अतीत की ओर मुड़ा जब मिशेल और नाहू ने फॉर्म जमा किया था, जो जल्दी ही मंजूर हो गया। नाहू ने हैरानी जताई कि यह इतनी जल्दी कैसे हो गया। उसे लगा था कि यह ज्यादा जटिल होगा। मिशेल ने माना कि शादी उसकी उम्मीद से अलग थी और फिर पूछा कि क्या वे उस दिन खाना खाने बाहर जाईं।
नाहू ने मना कर दिया और कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि घर ढूंढने में पहले ही बहुत पैसा खर्च हो चुका है और उन्हें कुछ समय तक बचत करनी होगी। मिशेल ने पीछे से नाहेसू को गले लगाया और उसे हल्का होने के लिए कहा, उसे मूड खराब करने वाली कहकर चिढ़ाया। उसने विनती की कि उसका मांस खाने का मन है और वे बाहर खाना खाने चलें। आखिरकार नाहेसू मान गई और बोली कि चलो मांस खा लेते हैं। मेंचो ने कहा कि अगले साल या उसके बाद जब हालात बेहतर हो जाएंगे तो वे शादी करेंगे। उसने उसे भरोसा दिलाया कि वह सुंदर ड्रेस पहनेगी और अंगूठी के लिए वे बहुत महंगी और बड़े हीरे वाली लेंगे। उसने पूछा कि वे हनीमून पर कहाँ जाएंगे और सुझाव दिया कि मशहूर जगहों के मशहूर होने की वजह होती है। हवाई पर तय हो गया, जिससे नाहेसू मुस्कुरा उठी। हवाई के बाद मिशेल ने कहा कि वे हांगकांग भी जाएंगे, जिससे नाहेसू शर्मा गई और हंस पड़ी। उस दिन का वादा कभी पूरा नहीं हुआ। आज तक जब वह कानूनी तौर पर मिशेल के लिए अजनबी थी, वह मानती थी कि उन्हें बस अपने दिलों को पहले जैसा बनाए रखना है। उसने दुआ की कि वह उस दिन से ज्यादा दूर न भटके, उस दिन से जो उन हीरों से भी ज्यादा चमकदार था जिन्हें वे कभी नहीं पा सके। उधर बे ने सवाल किया था कि उसने नाहू को संदेश भेजा था। बिना जवाब पाए उसने काफी मैसेज भेजे थे। उसकी गर्दन पर निशान देखकर उसने सोचा कि शायद वो अभी भी उसके लिए नरम है, और अब तो वह उसके मैसेज भी नहीं पढ़ रही थी। उसने सोचा कि उसे अब क्या करना चाहिए। अगर उसे पता होता कि हालात ऐसे हो जाएंगे तो शायद उस दिन कुछ और छोटे सह लेता। अचानक किसी ने उसके सामने लाइटर जलाया और मुस्कुराते हुए उससे सिगरेट जलाने की पेशकश की। बै ने उसकी तरफ देखा और माफी मांगते हुए कहा कि उसे आग की जरूरत नहीं है। उसने अपने मुंह से लॉलीपॉप निकाला, जिससे उसका गार्ड हंस पड़ा। गार्डजे ने खुद को कोसा और माफी मांगी, कहते हुए कि उसने बस उसके लिए आग जलाना चाहा था। उसने माना कि ये उसके लिए थोड़ा सा फैंटेसी था, जैसे किसी नॉयर या एक्शन मूवी में होता है। बै को मजा आया और उसने उसे आग जलाने को कहा, जिससे बॉडीगार्ड हैरान रह गया। जे ने सोचा भी नहीं था कि बायम उसकी फैंटेसी को मान लेगा। फिर बायम ने कहा कि वह उसे पहचान नहीं पा रहा, तो गार्ड ने बताया कि वह नया है। बायम ने उससे पूछा कि क्या उसने कभी किसी को दफनाया है, जिससे जे चौंक गया। बायम ने सोचते हुए कहा कि शायद जल्द ही किसी को दफनाने की जरूरत पड़े। जे घबराया और कहा कि उसे किसी भी ऐसे काम के लिए जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन अगर बाद में सब कुछ अच्छे से संभालने को कहा जाए और सही इनाम मिले तो वह किसी तरह कर लेगा। मगर बायम ने उसे लाइटर पकड़ा दिया और कहा कि आराम करो, वह तो मजाक कर रहा था। बायम चलते बना और जे हैरान रह गया। जे ने अपने साथी से पूछा कि क्या वह सच में मजाक कर रहा था, क्योंकि बायम के चेहरे से तो ऐसा नहीं लग रहा था। उसने घबराकर कहा कि क्या सचमुच किसी को दफनाना है। फिर वह नर्वस होकर हंसा और बोला कि उसे यकीन नहीं है। उसके साथी ने भी कहा कि उसे भी पता नहीं। जे ने उससे कहा कि कृपया कह दो कि यह सच नहीं है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी जान पर बन सकती है। उसने आगे कहा कि वैसे खून झूठ नहीं बोलता और बायम सच में चेयरमैन जैसा ही दिखता है। उसने माना कि सच कहें तो बायम चेयरमैन से इतना मिलता है कि डर लगता है। फिर सीन बदलकर एक रेस्टोरेंट में आ गया, जहां एक लड़की रो रही थी और पूछ रही थी कि उसका पति उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लगता था जैसे जिसने कभी आईने में भी खुद को न देखा हो, वह अचानक महंगे कपड़े और यहाँ तक कि लग्जरी अंडरवियर खरीदने लगा था। पहले तो वह काम करना भी नहीं चाहता था और बेरोजगारी में दिन बिताता था, जिसे वह नफरत करती थी। लेकिन अब तो वह वीकेंड पर भी काम करने जा रहा था। उसकी सहेली ने पूछा कि कहीं वह ऑफिस वाइफ तो नहीं है। उसने पति को कोसा, जिससे नाहू कांप गई और सिहर उठी। वे बातें कर रही थीं कि औरत चाहे जितना भी मर्द को समर्पित हो, उसका कोई फायदा नहीं। उसकी सहेली ने उसे समझाया कि ऐसे इंसान के लिए आंसू मत बहा और बस पी ले। नाहू ने कहा कि काम पर ध्यान लगाना मुश्किल हो रहा है। मिशेल की बार बार देर रात तक की व्यस्तता, कम होता संपर्क और एक अजीब सी बेचैनी ने उसे घेर रखा था। वह साफ नहीं समझ पा रही थी कि क्या गलत था। अगर मिशेल की जिंदगी में कोई और औरत है, तो नाहू ने निराशा और अविश्वास में सोचा कि उसका क्या होगा। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी घबराहट अब असली दर्द में बदल रही थी। ऐसा दबाव कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। नाहू ने अपने बॉस को आवाज दी। रेस्टोरेंट का मालिक उसकी हालत देखकर बोला कि क्या वह ठीक नहीं है और पूछा कि क्या उसे जल्दी जाना है। नाहू ने माफी मांगते हुए कहा कि वह ठीक महसूस नहीं कर रही। मालिक ने कहा कि उसका चेहरा बहुत फीका लग रहा है और पूछा कि क्या उसे अस्पताल जाना चाहिए। नाहू ने हामी भरी।
नाहू ने उसे भरोसा दिलाया कि वह ठीक है। रेस्टोरेंट के मालिक ने कहा कि काम की चिंता मत करो और जाकर आराम करो, जल्दी घर चली जाओ। नाहू ने धन्यवाद कहा और आंखों में आंसू लिए बाहर भाग गई। उसे समझ नहीं आया क्यों, लेकिन उसी पल उसके दिमाग में बा की आवाज गूंजी, जो चाहती हो वही करो। वह दौड़ पड़ी, सोचते हुए कि क्या चीज उसे खींच लाई है, वह भी जिसे कभी पैसे फिजूल खर्च करने की आदत नहीं थी। अचानक इतनी हिम्मत करके सीधे मिशेल की कंपनी तक चली आई। उसने सोचा कि क्या यह उसके दिमाग में गूंजती धीमी आवाज थी। नाहू मिशेल के दफ्तर पहुंची और सोचने लगी कि क्या उसे अंदर जाना चाहिए। वह पहले कभी वहां नहीं गई थी, इसलिए उसे पता नहीं था। उसे लगा कि वह जरूर वहीं होगा, क्योंकि उसने देर तक काम करने की बात कही थी। पीछे से एक कर्मचारी आया और पूछा कि वह कहाँ से आई है और क्या काम से आई है, क्योंकि बाहर वालों का अंदर आना मना है। नाहू ने कहा कि उसे बस थोड़ी देर के लिए किसी से मिलकर कुछ चेक करना है। कर्मचारी ने पूछा कि किससे मिलना है, तो नाहू ने कहा, एक कर्मचारी जिसका नाम कांग मिंचू है। कर्मचारी ने उससे उसके रिश्ते के बारे में पूछा। नाहू कांप गई और झिझकते हुए कहा कि वह उसका परिवार है। कर्मचारी ने गौर से देखा और कहा कि वह उससे ज्यादा मिलती जुलती नहीं लगती। नाहू ने फिर पूछा कि क्या मिंचुल आज देर तक काम कर रहा है। कर्मचारी ने इनकार किया और कहा कि उसे नहीं लगता, लेकिन चूंकि उसने खुद को परिवार बताया था, उसने सोचा कि एक बार अंदर जाने दे। उसने दरवाजा खोलते हुए आवाज लगाई, मिंचुल, कोई तुमसे मिलने आया है। रास्ते में नाहू सोच रही थी कि जैसे लोगों की आवाजें उसे याद दिला रही हों कि राज हमेशा खुल ही जाते हैं। अगर इंसान पूरी तरह इस्तेमाल नहीं होना चाहता तो सबूत इकट्ठा करना जरूरी है, और वह जानती थी कि उसे यह करना ही होगा, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों न हो। लेकिन उसने खुद को याद दिलाया कि वह यहाँ इस वजह से नहीं आई है। वह खुद को साबित करना चाहती थी कि उसकी बेचैनी बेकार है। अपने दुखते दिल को दिखाना चाहती थी कि मिशेल ऐसा इंसान नहीं हो सकता। तकिए का कवर अलग था और उसे साबित करना था कि जो सपने वह रोज देखती थी वे सिर्फ डरावने सपने हैं। उसे सच जानना था, चाहे उनका रिश्ता पहले जैसा न भी रहा हो। वह यकीन करना चाहती थी कि शुरुआती चाहत भले ही मिट गई हो, लेकिन बचा हुआ लगाव अभी भी कहीं बाकी है। दरवाजे पर मौजूद कर्मचारी ने, जिसने उसे परिवार मानकर छोड़ दिया था, फिर से आवाज लगाई कि मिशेल से तुरंत कोई मिलने आया है। तभी दूसरा कर्मचारी आया और पूछा कि वह कौन है, और पहचान भी गया। मिशेल ने शोर सुनकर कहा कि उसके पास मिलने कोई नहीं आया, लेकिन जब उसने नाहू को सामने खड़ा देखा तो कर्मचारी ने कहा कि वह तो खुद को परिवार बता रही थी, क्या यह सच नहीं है। मिशेल ने इनकार किया और कहा कि वह है, और बताया कि वह थोड़ी देर के लिए बाहर आ रहा है। बाहर निकलते ही उसने नाहू को पकड़ लिया और धमकाते हुए कहा कि उसके साथ चले। बाहर आकर नाहू ने कहा कि शांति से बात करो, उसका हाथ दुख रहा है। लेकिन मिशेल ने नरमी से जवाब देने के बजाय उसे दीवार से जोर से दे मारा और पूछा कि वह वहां क्या कर रही थी। उसने गुस्से से कहा कि जब कुछ गलत नहीं है तो वह उसके काम की जगह पर क्यों आई और इतना तमाशा क्यों किया, क्या उसका दिमाग खराब हो गया है। नाहू कुछ कह नहीं पाई तो मिशेल ने चिल्लाकर कहा कि हकलाना बंद करो और साफ साफ बोलो। नाहू ने हिम्मत करके कहा कि गुस्सा मत करो, तुम मुझे डरा रहे हो। मिशेल उसके और करीब आया और धमकाते हुए पूछा कि क्या वह सचमुच उससे डर रही है। नाहू ने इनकार किया और कहा कि वह उससे नहीं, बल्कि उन यादों से डर रही है जो उसे फिर से महसूस हो रही थीं। मिशेल झुंझला गया और बोला कि उसने उसे कितनी बार कहा है कि अतीत की बातें छोड़ दे। मिशेल ने पूछा कि वह कितने समय तक इसे पकड़े रहना चाहती है। नाहू का इरादा इतना समय तक पकड़े रहने का नहीं था, लेकिन जब भी वह तेज आवाज सुनती उसका शरीर अकड़ जाता। लगातार आई हुई बदकिस्मतियों ने उसके अंदर कुछ ऐसा भर दिया था, एक लगभग सहज डर। मिशेल ने फिर सवाल किया और जवाब मांगा कि आखिर वह आई ही क्यों थी। पहले उसके होंठ हिले नहीं, लेकिन आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और कहा कि उसके कपड़ों पर मेकअप था। वह मेकअप नहीं लगाती तो वह उसका नहीं हो सकता था। उसने पूछा कि ऐसा क्यों था और वह किसका था। मिशेल चौंका, फिर व्यंग्य से हंस पड़ा। समझ गया कि वह ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उसे लगता है कि वह किसी और औरत के साथ है। उसने ताना मारा और पूछा कि क्या वह जल रही है। नाहू कांपती आवाज में बोली कि वह जलन महसूस नहीं कर रही, लेकिन मिशेल ने उसकी बात नकार दी और कहा कि अगर वह सिर्फ उसके कपड़ों पर लगे एक दाग की वजह से उसके काम की जगह तक चली आई है तो या तो वह पागल है या बेवकूफ। उसने और कहा कि शायद वह दाग किसी से टकराने या किसी और छोटी सी वजह से लग गया होगा। फिर उसने पूछा कि कहीं वह गंभीर रूप से बीमार तो नहीं, और बोला कि यह सब बहुत परेशान करने वाला है, अब वह खत्म कर रहा है। वह मुड़कर चला गया और आदेश दिया कि वह फिर कभी वहां न आए।
नाहू बेजान सी सोचों में खोई हुई चल रही थी कि अचानक किसी से टकरा गई। वो आदमी गुस्से से बोला कि वह क्या कर रही है। नाहू ने तुरंत माफी मांगी। उस आदमी की गर्लफ्रेंड ने कहा कि वह थोड़ी अजीब सी लग रही है, लेकिन इससे पहले कि कुछ और कहा जाए, एक और शख्स ने जानबूझकर उस आदमी से टक्कर मारी, जिससे वह संभल न सका। वह नौजवान झूंझलाकर बोला कि क्या वह किसी खंभे से टकरा गया है। वह शख्स और कोई नहीं बल्कि बै था, जिसने उसे घूरते हुए कहा कि ध्यान से चला करे। दृश्य बदला। बायम नाहू के पीछे पीछे चल रहा था। उसने उनके बीच की दूरी गिनी। पहले वह 100 फुट थी, फिर 10 फुट। अब तक तो उसे पकड़ लिया जाना चाहिए था, लेकिन अगर दूरी 10 की जगह 3 फुट भी रह जाती, तब भी नाहू को एहसास न होता। उसका ध्यान कहीं और था, जैसे वह गहरी सोच में खोई हो। बायम बाहर से तो अच्छा बनने का नाटक करता रहा, लेकिन वह सब झूठ था। उसने अपने असली इरादों को छिपाने की पूरी कोशिश की, मगर सच तो यह था कि वह पकड़े जाना चाहता था। वह उसकी तरफ चक्कर काटते हुए, जैसे आदत हो, अचानक चाहता था कि उसे देखा जाए। वह चाहता था कि उसकी बुरी नीयत उजागर हो जाए, लेकिन नाहू अपनी ही दुनिया में डूबी पहली बर्फबारी भी न देख सकी। वह बस किसी की पीठ को ताकती रही, मौसम को मिस करती हुई, अपनी जवानी को याद करती हुई। गिरती हुई बर्फ जल्द ही बारिश में बदल जाएगी, और जैसे ही काम खत्म होगा, वह तुरंत घर निकल जाएगी। बायम ने उसे एक मैसेज भेजा, मगर उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। मिशेल की डराती हुई निगाहें याद आते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह जोर जोर से रो पड़ी, भावनाओं से भरकर। यह देखकर बायम ने अपनी छतरी फेंक दी। समझ गया कि वह तकलीफ में है। उसके लिए रोकना मुश्किल था, क्योंकि उसने बहुत समय तक अच्छा इंसान बनने का दिखावा किया था। उसे नाहू से हुई एक पुरानी बातचीत याद आई, जिसमें उसने कहा था कि घर की तकलीफों के बावजूद उसने कभी गलत रास्ता नहीं चुना। बियामोंटे को वो शब्द याद आए तो उसने सोचा कि वो गलत थी। वो अच्छा इंसान नहीं था, बस एक मूर्ख था। उसने मूर्खता से ये विश्वास किया था कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, पर अब वो बस उसकी रोती हुई पीठ को देख सकता था, ये जानते हुए कि आज आखिरी बार था। अगली सुबह दृश्य बदलकर थरफ्लावर शॉप में आया, जहां हुआ जंग ने नाहू की सूजी हुई आंखें देखीं और उससे इसके बारे में पूछा। नाहेसू ने बहाना बनाया कि उसने पिछली रात रेमन खाया था। हुजोंग को विश्वास नहीं हुआ और उसने पूछा कि क्या उसने नर्क से आया हुआ रेमन खाया था। नाहेसू ने बात बदल दी और कहा कि दुकान खुलने में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। उसने हुजंग को पुकारा और थोड़ी देर के लिए माफी मांगकर चली गई। जैसे ही नाहेसू चली, उसने सोचा कि मच्छू पिछली रात घर नहीं आया था। उसने इंतजार किया था सुलह करने के लिए, पर शायद वो कुछ समय तक मुश्किल रहेगा। उनकी शादी की सालगिरह करीब थी, और उसने सोचा कि वो बाहर एक छोटा सा भोजन साझा करते हुए माफी मांगेगी। उसने काम से छुट्टी लेने का भी विचार किया, सोचते हुए कि उसे अपना शेड्यूल कैसे बदलना चाहिए। उसी समय एक कॉफी कप की ठंडी सनसनी उसके गाल से लगी। बियोंटे ने उसका अभिवादन किया और कहा कि वो आलस कर रही है। जब बियोंटे ने नाहेसू की सूजी आंखों को छुआ, तो उसने कहा कि वो आलस नहीं कर रही, दुकान अभी खुली नहीं है। बियोंटे ने पूछा, क्या सच में ऐसा ही है, और उसे कॉफी देते हुए कहा कि इसे गर्म रहते हुए पी ले। नाहू ने उसका शुक्रिया अदा किया। फिर उसने पूछा कि क्या वो कुछ नहीं कहेगी। नाहेसू ने पूछा कि उसका क्या मतलब है। बियोंटे ने कहा कि उसने सोचा था कि वो उसे डांटेगी बिना बताए आ जाने पर। नाहेसू ने कहा कि लगता है उसे पता है कि डांट पड़ेगी, जिस पर बियामोंटे ने मजाक में पूछा कि क्या उसे फिर सजा मिलनी चाहिए। नाहेसू ने जल्दी से मना कर दिया और कहा इसे भूल जाओ। जब उसने पूछा कि क्या वो इस तरह की चीजों में दिलचस्पी रखता है, तो बियामोंटे ने पूछा कि उसका मतलब क्या है। नाहेसू ने कहा कि उसे लगता है वो डांट खाने जैसी चीजों के बारे में जानता है। बियामोंटे अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था। जब नाहेसू ने कहा कि हंसना मत, वो सीरियस है। उसने कहा कि वो इस तरह की चीजों में दिलचस्पी नहीं रखता, पर किसी तरह वो उससे कुछ भी स्वीकार कर सकता है। उसने आगे कहा कि अब से वो उसे बिना पूछे लेने आएगा। नाहेसू ने कहा कि वो जैसा चाहे करे, लेकिन इस शुक्रवार मत आना। जब बियोंटे ने पूछा क्यों, तो नाहू ने बताया कि उसकी शादी की सालगिरह है। बियोंटे चौंक गया, पर चेहरे पर नहीं दिखाया, मानते हुए कि वो अपने पति के साथ की सालगिरह की बात कर रही है। नाहू ने कहा कि वो उसके साथ समय बिताने में व्यस्त रहेगी और पूछा कि क्या बियोंटे जानता है कि वो शादीशुदा है, क्योंकि उसे याद नहीं कि उसने कभी बताया हो। बियामोंटे जानता था, पर यह भी जानता था कि वो तलाकशुदा है। उसने थोड़ी देर कल्पना की कि अगर वो ये कहे तो उसका चेहरा कैसा होगा। उसने उसके बाल की एक लट को छुआ और कहा कि उसने अंदाजा लगाया था, पर वो थोड़ा उलझन में था। उसने कहा कि अगर वो होता तो उसे नफरत होती। उसने समझाया कि अगर वो किसी और से बात करती
लगती। अगर कोई और उसे लेने आता, छाता पकड़ता या कॉफ़ी खरीदता तो उसे नफ़रत होती। अगर वो उसका पति होता, तो सिर्फ़ उसी को ये करने की इजाज़त होती और वो उस आदमी को रोक देता। फिर उसने पूछा कि उसके पति ने इस बारे में कुछ कहा नहीं। नाहू ने कहा कि वो अभी छोटा है और समझता नहीं, बताते हुए कि सामाजिक जीवन में कभी-कभी दोस्त या सहकर्मी ऐसी चीजें कर देते हैं। बियोंटे प्रभावित नहीं हुआ और मन ही मन बियोंटे ने हामी भरी कि वो उस दिन उससे संपर्क नहीं करेगा और सोचा कि उसे उस हफ्ते बिल्कुल भी लेने नहीं आना चाहिए, लेकिन नाहेसू ने जवाब दिया कि ऐसा जरूरी नहीं है। बे ने फिर उसे शुभकामनाएं दी, कहा कि कुछ स्वादिष्ट खाना, मजे करना और अपने पति के साथ समय का आनंद लेना, और फिर चला गया। दृश्य फिर एरी के घर शिफ्ट हुआ, जहां वो अपनी दोस्त से हुई पिछली बातचीत को लेकर अब भी संदेह में थी। वो मिचेल के बारे में बात कर रही थीं, जो 33 साल का नहीं लगता था, बहुत हैंडसम था और उनकी उम्र के आसपास का ही लगता था। उसकी दोस्त ने इसकी पुष्टि की और पूछा कि क्यों सभी लड़कियां जो उम्रदराज पुरुषों को डेट करती हैं, उनके पास हमेशा वही कारण होते हैं। एरी ने आगे कहा कि इन सब के ऊपर मिचेल की स्टेमिना भी कमाल की थी। वो 2 या 3 राउंड तक जा सकता था और फिर भी आसानी से उसे उठा सकता था। उसकी दोस्त को ये सुनकर अजीब लगा और वो हैरानी से एरी को देखने लगी। एरी ने और जोड़ा कि क्या ये अजीब नहीं है कि उसकी क्षमता का आदमी 30 साल तक सिंगल रहा और किसी औरत के साथ नहीं रहा। अब भी संदेह में, एरी ने मिचेल से कहा कि वो अपने घर या होटल के बजाय उसके घर जाना चाहती है। सीधे पूछते हुए कहा कि क्या वो उसके घर आ सकती है। मिचेल साफ झुंझलाया और बड़बड़ाया कि वो फिर शुरू हो गई। उसने पूछा कि वो इतनी उत्सुक क्यों है उसके घर जाने के लिए, जब उसका अपना घर इतना अच्छा है, ऐसा घर जो एक एंट्री लेवल सैलरी से नहीं खरीदा जा सकता। उसने थोड़ी देर सोचा कि ऑफिस टेल, जो ऑफिस और होटल का मिश्रण होता है, ऐसा बनाया गया है कि उसमें रहने वाले एक ही बिल्डिंग में रह और काम दोनों कर सकें, जिससे आवागमन का समय कम हो। फिर उसने निहिसू के बारे में सोचा, मानते हुए कि अगर वो उसे छोड़ भी दे तो भी वो वहीं रहेगी, उस छोटे जर्जर से घर में उसका इंतजार करती हुई। भले ही निहिसू ने कभी इसे जाहिर नहीं किया, लेकिन वो जानता था कि वो उससे प्यार करती थी। लेकिन उसने सोचा कि क्या सच में ऐसा था? उसके लिए वो एक लकड़ी की तख्ती जैसी थी, हमेशा सख्त, बिना आत्मविश्वास और बिना स्नेह के। उसे ये बात चिढ़ाती थी कि चाहे वो कुछ भी कर ले, वो गुड़िया की तरह भावहीन बनी रहती थी। उसे नाहू के वो शब्द याद आए जब उसने पूछा था कि उसकी शर्ट में वो चीज़ क्या थी और किसकी थी। हल्की सी मुस्कान के साथ उसने उस ख्याल को झटक दिया। एरी ने उसके अचानक बदले भाव देखकर पूछा कि वो क्यों हंस रहा है, लेकिन मिचेल ने मना कर दिया कि वो हंस नहीं रहा। हालांकि वो चिढ़ा हुआ था, फिर भी उसे एरी की प्रतिक्रिया कुछ हद तक पसंद आई। एरी ने चिढ़कर फिर पूछा कि उसमें इतना मजाकिया क्या था, लेकिन उससे पहले कि वो और कुछ कहती, मिचेल ने उसे खींचकर चूम लिया। उसने सोचा कि अफेयर एक तरह का ध्यान भटकाने वाला खेल है, जिसमें उसे फंसना नहीं चाहिए, लेकिन वो रुक नहीं सका। पकड़े जाने की संभावना का अजीब सुख उसे रोक नहीं पाया। बाद में मिचेल ने सोचा कि वो ऐसे जीना जारी नहीं रख सकता। उसने कहा कि वो कंगाल है और किसी रिश्तेदार पर जी रहा है। उसने सोचा कि अगर एरी उसका घर देखेगी तो शायद भाग जाएगी, लेकिन एरी ने जोर देकर कहा कि उसे फर्क नहीं पड़ता। मिचेल ने जैसे उसे परखते हुए कहा कि उसके कोई माता पिता नहीं है, वो अनपढ़ है और उसके पास कुछ भी नहीं है। जब एरी की ओर से कोई जवाब नहीं आया, तो मिचेल ने सोचा कि ज्यादातर लोग ऐसी स्वीकारोक्ति के बाद दूर हो जाते, लेकिन एरी ने उल्टा उसे गले लगाया और विश्वास दिलाया कि कोई बात नहीं, वो चाहे जैसा भी इंसान हो, सब ठीक है। उसने उसे आश्वस्त किया कि उसे इससे कोई समस्या नहीं है। फिर मिचेल ने पूछा कि क्या वो उसके घर आ सकती है, जिस पर एरी चुप रही। दृश्य घर पर शिफ्ट हुआ, जहां नाहसू ने मिचेल से पूछा कि क्या वो जाग गया है, नोट करते हुए कि वो जल्दी उठ गया। मिचेल ने जवाब दिया कि उसे तुरंत ऑफिस जाना है। उसने पूछा कि क्या वो उस दिन व्यस्त है, लेकिन मिचेल ने कहा कि उसे पता नहीं और वहां जाकर ही पता चलेगा। जैसे ही वो नहाने गया, नाहू ने मान लिया कि वो अपना काम गंभीरता से ले रहा है और सोचा कि बाद में उससे फिर पूछेगी। उसने जल्दी जल्दी अपना काम निपटाया, सोचते हुए कि उसने पूछा था। मिचेल से नाहेसू ने पहले संपर्क करने की उम्मीद की थी, सोचते हुए कि क्या वो सच में जवाब देगा। जब उसने अपना फोन चेक किया तो देखा कि उसने मैसेज किया था कि उसे ओवरटाइम काम करना पड़ेगा। चूंकि वो भी देर तक काम कर रही थी, उसने उसे भरोसा दिलाया कि सब ठीक है। मुस्कुराते हुए नाहेसू ने कहा कि वो भी देर तक काम करेगी और उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। भीतर ही भीतर
उसे उम्मीद थी कि वो याद रखेगा कि आज एक खास दिन है, लेकिन वो जानती थी कि बिना उम्मीदों के जीना ही सबसे अच्छा है। इस बीच जे ने सोचा कि उसे अपने बॉस से संपर्क करना चाहिए और अपनी पार्ट टाइम नौकरी पर जाना चाहिए। फिर दृश्य एरी पर शिफ्ट हुआ, जिसने कहा कि उसे पिछली रात बहुत मज़ा आया और उसने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी जल्दी वो उसे अपने घर ले जाएगा। उसने सोचा था कि चूंकि वो हमेशा अनिच्छुक लगता है, तो इस बार भी ऐसा नहीं होगा। मिचेल ने पूछा कि क्या उसे ये वाकई इतना पसंद आया, जिस पर एरी ने हामी भरी और कहा कि उसके घर जाने से उनका रिश्ता ज़्यादा गंभीर और परिपक्व लगता है, तुलना में उस डेटिंग से जो उसने पहले कम उम्र में अनुभव की थी। और चूंकि ये वही है तो उसे और भी अच्छा लगता है। मिचेल ने फिर बताया कि उसके घर की हीटिंग अच्छी तरह काम नहीं करती और ठंड होगी। एरी ने उसे भरोसा दिलाया कि कोई बात नहीं, वो बस उससे लिपट जाएगी, और कहा कि उसे उसके हाथों की गर्माहट पसंद है। मिचेल ने फिर कहा कि अगर वो चाहती है कि वो उसे गले लगाए तो वो करेगा। अगर वो हाथ पकड़ना चाहे तो वो भी करेगा, वो वही करेगा जो वो चाहेगी। एरी हंस पड़ी, जबकि मिचेल ने सोचा कि कुछ औरतें खुद ही अपनी नर्क जैसी जिंदगी में कदम रखती हैं, जैसे नाहसू, जिसने 10 साल बेकार में इंतजार किया। इसी दौरान बियामोंटे ने जे को पुकारा और कहा कि वो कपड़े बदलने जा रहा है, सोचते हुए कि जितनी जल्दी निकल जाएगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि वो थोड़ी जल्दी में था। घर में मिचेल ने एरी से पूछा कि क्या उसने उसे बताया था कि ये जगह पुरानी है और उसे ज़्यादा ध्यान से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये शर्मिंदगी वाली बात है। एरी ने कहा कि ये बिल्कुल साफ सुथरी है, लेकिन जोड़ा कि उनकी माँ हमेशा कहती थीं कि चाहे पुराना घर कितना भी साफ किया जाए, वो कभी सचमुच साफ नहीं लगता। उसने कहा कि इसे इस हालत में बनाए रखना बहुत मेहनत का काम रहा होगा। उसकी तारीफ करते हुए उसने कहा कि मिचेल सचमुच अद्भुत है। भीतर ही भीतर मिचेल जानता था कि ये सब नाहसू की वजह से था। फिर भी तारीफ सुनकर अच्छा लगा, लेकिन उसने देखा कि एरी कांप रही है और पूछा कि क्या उसे ठंड लग रही है, सुझाव देते हुए कि उन्हें अंदर जाना चाहिए क्योंकि लिविंग रूम ठंडा था। जैसे ही वो अंदर आए, मिचेल ने कहा कि उसके जैसी लड़की वहां सिर्फ एक दिन भी रहेगी तो आसानी से बीमार पड़ जाएगी। सुझाव दिया कि अगली बार उन्हें उसके घर जाना चाहिए। एरी ने जवाब दिया कि उसने पहले ही कहा था कि जब तक वो उसे थामे हुए है, सब ठीक है। मिचेल जैसा गर्म इंसान हो तो उसे और हीटिंग की ज़रूरत नहीं। जैसे ही मिचेल ने उसे चूमा, उसे नाहू का कांपता हुआ शरीर याद आया और उसने सोचा कि क्या उसे उस दिन खास ठंड लग रही थी। उसने सोचा कि क्या उस हफ्ते अचानक बदलते मौसम का असर उस पर हो रहा था। सुझाव दिया कि उन्हें पास रहकर एक दूसरे को गर्म रखना चाहिए, लेकिन उसकी हाल की हरकतों को याद कर उसने कंधे उचकाकर उसे नज़रअंदाज किया, सोचते हुए कि चाहे जो हो, वो अंततः उसे भूल जाएगा और चैन से अकेले सोएगा। असहजता महसूस करने के बावजूद वो एरी को चूमता रहा। इसमें कुछ अजीब तरह का रोमांच था कि वो ये सब उस जगह कर रहा था जहां नाहू ने अपने जीवन का इतना बड़ा हिस्सा बिताया था। दूसरी ओर नाहसू ने उससे मुंह मोड़ लिया जब वह लेट गई। उसकी पीठ पिछले तजुर्बों से आहत थी। दर्द उसके भीतर एक अंदरूनी निशान की तरह बना रहा और समय बीतने के साथ साथ वह टूटता और बिखरता रहा, बार बार चकनाचूर होता रहा। जो प्यार उन्होंने कभी साझा किया था, वह गरीबी और दुखों में घुटा हुआ लगने लगा। इस बीच बाउमटी ने अपने कपड़े बदले और एक कन्वीनियंस स्टोर की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह पहुंचा, स्टोर पर मौजूद एक लड़की ने उसका स्वागत किया और चुपचाप उसकी लंबाई और उसकी अच्छी शक्ल सूरत की तारीफ की। मगर उसने सोचा कि यह क्या हो रहा है, क्या कोई फंस गया है, क्योंकि वह बहुत सारा खाना खरीद रहा था। जब उससे बिल निकालने को कहा गया तो लड़की इतनी सारी चीजें देखकर हैरान रह गई और सोचने लगी कि इतने सारे हॉट पैक का वह क्या करने वाला है। उसने अंदाजा लगाया कि शायद वह ट्रैकिंग पर जा रहा होगा, मगर उसने मना कर दिया और बताया कि उसे किसी खास वजह से यह सब चाहिए। दृश्य बदलते ही एक लड़की बाहर सिगरेट पीती हुई दिखी। बाइट उसके पास आया, माफी मांगी और उससे पूछा कि क्या वह उसके लिए नाहू को बुला सकती है। रेस्टोरेंट के मालिक अंदर आए और नाहू को बुलाने लगे। उन्होंने देखा कि उसका चेहरा थोड़ा लाल लग रहा है और पूछा कि क्या वह ठीक नहीं है। नाहू ने कहा कि उसे हल्का जुकाम और थोड़ा बुखार है, मगर उसने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह ठीक है। फिर उसने पूछा कि उसे क्यों बुलाया गया है। मालिक ने बताया कि बाहर कोई उसे ढूंढ रहा है। यह सुनते ही नाहू ने तुरंत सोचा कि शायद वह मच्छू होगा। हालांकि वह अपनी उम्मीदें बढ़ाना नहीं चाहती थी, फिर भी उसका दिल काबू नहीं रख पाया। मालिक ने आगे कहा कि चूंकि इस वक्त कोई ग्राहक नहीं है, नाहू जल्दी से जाकर देख सकती है। नाहू ने सोचा कि शायद मच्छू ने उनकी शादी की सालगिरह भूलने का नाटक किया हो, लेकिन अंदर ही अंदर
अंदर कोई सरप्राइज प्लान कर रहा हो। यह सोचकर ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही वह बाहर निकली, उसने मचेल को पुकारा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद यह कोई मजाक था। इससे पहले कि वह और सोच पाती, अचानक किसी ने पीछे से उसे बाहों में भर लिया। बायम ने उसे गले लगाया और उसे नूना कहकर पुकारा। नाहू ने तुरंत उसे डांटते हुए कहा कि उसने कितनी बार कहा है कि उसे इस नाम से न बुलाए, और पूछा कि वह जिद क्यों करता है। उसने चेतावनी दी कि अगर वह ऐसा करता रहा तो अगली बार वह सच में डांटेगी। मगर जब उसने उसकी भारी सांसें सुनी तो वह चिंतित हो गई और पूछा कि क्या वह घायल है। उसने उसे पास आने को कहा, और जैसे ही वह पास आया, बायांटे ने अचानक माफी मांगी और स्वीकार किया कि मना करने के बावजूद उसने उससे संपर्क किया। नाहू ने गौर किया कि उसका शरीर जल रहा है और तुरंत कहा कि वह बीमार लग रहा है। उसने पूछा कि कहाँ तकलीफ हो रही है और उसे ज्यादा बताने को कहा, मगर उसने बस इतना कहा कि उसे नहीं पता, बस इतना कि उसे बुखार है। तब उसने सवाल किया कि इतने बुखार में वह यहाँ क्यों आया, और जोर देकर कहा कि उसे घर जाकर दवा खानी चाहिए और आराम करना चाहिए। लेकिन बायामोंते ने कहा कि वह घर नहीं जा सकता। नाहू और भी परेशान हो गई और पूछा कि वह घर क्यों नहीं जा सकता। जब उसने बाई की खाली और बेसुध आंखों में देखा तो उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने पहले ही अपने हालात के बारे में बताया था, और अगर वह घर गया तो वह आराम से नहीं रह पाएगा। उसे उसके शरीर पर पड़े निशान भी याद आ गए। नाहासू ने बाउंटे से कहा कि थोड़ी देर इंतजार करे, लेकिन जैसे ही वह जाने लगी, उसने उसकी कलाई पकड़ ली। मगर नाहू ने उसे भरोसा दिलाया कि वह उसे छोड़कर नहीं जा रही है, उसे बस अपने मालिक से थोड़ी छुट्टी मांगनी है। उसके कमजोर मुस्कान देखकर उसने उससे कहा कि वह वहीं रुके। उसने उसे जाने की हिम्मत दी। अपने मालिक से बात करने के बाद नाहसू ने बाय से कहा कि वह उसके साथ चले। उसने सोचा कि चूंकि मिचेल ने कहा था कि वह उस रात देर से आएगा, तो वह बाय को थोड़ी देर आराम करने दे सकती है, फिर उसे वापस भेज देगी। उसने अंदाजा लगाया कि वह उसे कम से कम 2 घंटे तक आराम करने दे सकती है। उसका घर जर्जर और पुराना था, मगर उसने सोचा कि यह उसके लेटने के लिए काफी है। हालांकि उसने सोचा कि कहीं कमरा उसकी लंबाई के हिसाब से बहुत तंग तो नहीं होगा। उसने मन ही मन सवाल किया कि क्या बीमार हालत में उसका इस छोटे से कमरे में झुककर रहना ठीक होगा। बायमोंट टी को मुस्कुराते हुए देखकर नाहेसू ने पूछा कि वह क्यों मुस्कुरा रहा है। उसे अजीब लगा कि एक बड़ा आदमी बीमार होते हुए भी खुश है। बॉम ने बस इतना जवाब दिया कि वह उसे इतने लंबे समय बाद देखकर खुश है, जिस पर नाहू ने मजाक किया कि वह सबसे अजीब बातों पर खुश होता है। फिर उसने कहा कि जानबूझकर उससे बचने के बजाय उसे वैसे ही मिलने आना चाहिए जैसे पहले आता था। उसने स्वीकार किया कि उसे थोड़ी तन्हाई महसूस होती है, क्योंकि वह बच्चा जिसे वह रोज काम पर जाते और लौटते समय देखा करती थी, अब वहां नहीं है। यह सुनकर बायामोंटे ने वादा किया कि वह अब से रोज उससे मिलने आएगा। उसकी बात सुनकर नाहू मुस्कुरा उठी और मन ही मन प्रार्थना की कि वह इसी तरह मुस्कुराता रहे। वह उसकी मासूम और बेफिक्र शक्ल से नजरें नहीं हटा पा रही थी। जैसे ही वे उसके घर पहुंचे, नाहेसू ने उसे सीढ़ियों से नीचे उतारा और बताया कि हालांकि वह पहले भी यहाँ आ चुका है, मगर उसने सोचा कि क्या उसे अब भी याद है। उसने माना कि जगह थोड़ी ठंडी और तंग है, मगर भरोसा दिलाया कि उसकी हालत में उसे घर भेजने से यह बेहतर है। उसने उसे दवा खाने और आराम करने की हिदायत दी। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंची, अचानक झिझक गई, क्योंकि उसे अजीब लगा कि घर के अंदर पहले से ही बत्तियां जल रही थीं। उसने सोचा कि ऐसा क्यों है। जैसे ही उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, भीतर से आती आवाजें सुनकर उसका बदन कांप उठा। उस वक्त उसने अहरी की आवाज सुनी, जो अंदर से मिचेल को पुकार रही थी। नाहू ने सोचा कि बेवफाई सिर्फ प्यार को ही नहीं तोड़ती, बल्कि भरोसा, यकीन और साथ बिताई यादों को भी चकनाचूर कर देती है। ये सब कुछ तोड़ देती है। नाहू सब कुछ साफ साफ सुन रही थी, मगर इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, बाउंटे ने पीछे से उसे धक्का दिया और कहा कि वह भागे नहीं। उसने उसके कानों में फुसफुसाते हुए विनती की कि वह न भागे और उनके प्यार का अंत सुन ले। एक ठंडी आवाज, जिसे उसने पहले कभी नहीं सुना था, हकीकत में घुल गई और उस सुस्त आवाज ने सच्चाई बयान कर दी। यह पुराना प्यार उसी तरह खत्म हो चुका था जैसे उनकी शादी। अब यह रिश्ता उस पुराने चमकदार अतीत जैसा नहीं रहा था जिससे वह चिपकी हुई थी। सब फीका पड़ चुका था। नाहू ने बाइटी से कहा कि उसे छोड़ दे, और वह चिल्लाते हुए अंदर की ओर भागी। बॉम ने सोचा कि वह भाग जाएगी, मगर उसने यह अंदाजा नहीं लगाया था कि वह इस तरह अंदर दौड़ जाएगी। इस बीच अहरी मचुल से कह रही थी कि वह घर नहीं जाना चाहती,
मगर मछुल ने जोर दिया कि उन्हें जाना ही होगा क्योंकि अगले दिन उसे काम पर जाना था। अहरी उसके विचारों से जूझ रही थी, यह सोचते हुए कि उसने उससे अंत तक रुकने की गुजारिश नहीं की, और उसने मछुल से कहा कि उसे घर छोड़ दे। जैसे ही मछुल ने कोई आवाज सुनी, नाहू अचानक भीतर आ गई और चिल्लाने लगी। अहरी ने कहा कि यह औरत उसके अतीत का एक पारिवारिक सदस्य थी, मगर मछुल चौंक गया और पूछा कि नाहू इतनी जल्दी वहां क्यों आ गई। नाहू ने अपनी बेताब आंखों से मछुल का सामना किया और पूछा कि क्या वह उसके लिए सिर्फ के एक परिवार का सदस्य थी। अंदर ही अंदर मचेल ने गाली दी और सोचा कि यह सब कैसे हो गया। उसने हिचकिचाते हुए पूछा कि वह इतनी जल्दी क्यों आ गई, मगर नाहू ने झुंझलाकर कहा कि यह उस वक्त मायने नहीं रखता। मचेल ने गुस्से से चिल्लाकर कहा कि अगर वह इतनी जल्दी नहीं आती तो सब कुछ अलग होता। नाहसू उससे चिपक गई, जबकि मच्छू बात को टालने की कोशिश कर रहा था, मगर उसने चिल्लाकर पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। उसने जल्दी से जवाब मांगा कि क्या वे सिर्फ जान पहचान वाले थे या बस परिवार थे। उसने पूछा कि क्या 13 साल तक साथ रहने के बाद भी वह सिर्फ परिवार समझी जाती है। अहरी ने बेरहम लहजे में पूछा कि यह सब क्या हो रहा है। मिचेल समझाने की कोशिश करने लगा, मगर अहरी ने अचानक कहा कि वह जा रही है। मिचेल ने गुहार लगाई, ये कहते हुए कि मामला वैसा नहीं है, और उससे सुनने की विनती की। उसने दावा किया कि वह कहने की कोशिश कर रहा है कि अहरी उसके लिए कुछ मायने नहीं रखती, मगर अहरी ने उसे गाली दी और कहा कि वह रास्ते से हटे। मिचेल ने बेताबी से उसे मनाने की कोशिश की, मगर सच्चाई यह थी कि उनका तलाक हुए बहुत वक्त बीत चुका था। यह सच था, वह अब उसकी पत्नी भी नहीं थी, नहीं रही थी। वह सिर्फ एक अजनबी बन गई थी, और यह एहसास उसकी आत्मा को कुचल गया। नाहू अचानक टूट गई जब उसने उसे अजनबी कहकर पुकारा। उसने मचेल के बाल पकड़ लिए और चीखते हुए उसे झकझोरा, जबकि वह चिल्ला रहा था कि उसे छोड़ दे। मिचेल यकीन नहीं कर पा रहा था कि वह क्या कर रही है। जवाब में नाहेसू ने पूछा कि वह उसे अजनबी कैसे कह सकता है। थककर मिचेल ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया और कह दिया कि वह इस तरह की जिंदगी से ऊब चुका है। उसने कबूल किया कि वह किसी और औरत से मिलने लगा है, कोई जवान और प्यारी सी। उसने कहा कि वह क्यूट है और फिर ताने मारते हुए पूछा कि क्या यह वजह काफ़ी है। उसने चुनौती दी कि अगर नाहू रिश्ता तोड़ना चाहती है तो वह ऐसा कर सकती है। मचेल ने अहरी को पुकारा, पूछते हुए कि वह कहाँ चली गई। उसकी आवाज़ सन्नाटे में गूंज उठी। नाहू ने चेहरा घुमाया और मेज़ पर रखे अकेले फूलदान में टूटी हुई बोतल देखी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, हाथ कांपने लगे। वह बेकाबू होकर फूट फूट कर रोने लगी। उसका दिल टूटना आंसुओं की धाराओं में बह रहा था। बाहर मिचेल अहरी से रुकने की गुहार कर रहा था, मगर वह उससे छूटने की कोशिश कर रही थी और धमकी दे रही थी कि वह चली जाएगी। उसने समझाने की कोशिश की कि अगर यह बात काम पर फैल गई तो ठीक नहीं होगा। उसने कहा कि वे बैठकर बात कर सकते हैं, और समझाया कि उसने सच इसलिए छिपाया क्योंकि उसे डर था कि अहरी को यह नापसंद होगा कि वह तलाकशुदा है। उसने माफ़ी मांगी और दावा किया कि उसके जज्बात सच्चे थे। मगर अहरी ने सवाल किया कि क्या एक सच्चा आदमी अपनी एक्स बीवी के साथ जुड़ा रहता है। मिचेल ने सफाई दी कि नाहसू पागलपन की हद तक उससे चिपकी रहती है और हमेशा उसके आसपास रहती है, जैसे वह उसके काम की जगह पर देखती रही थी। यह सब सुनते हुए बाउंटे को उसकी बातों का बोझ समझ आया। उसने सोचा कि क्या उसे मार ही देना चाहिए। वह बातचीत सुन रहा था और भीतर ही भीतर सुलग रहा था। नाहसू, जिसकी जवानी सूख चुकी थी और जिसकी रूह थक चुकी थी, उसके सामने खड़ी थी। खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था, मगर उसने माना कि सब कुछ इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता। तबाही का पैगाम धीरे धीरे और सबसे क्रूर तरीके से आता है। उसे यह एहसास नहीं था कि कभी उसके दिल में कितना प्यार भरा था, जबकि वह उस राह पर चलता रहा जिसे उसने चुना था। वह हमेशा भागता रहा, मगर अब उसका गंदा और घिनौना राज खुल चुका था। अब जाकर उसे सच्चाई पता चली। वह उसे छोड़ देगी, मगर उसका दिल भीतर ही भीतर जलता रहा। यह उस रिश्ते का पतन था जिसकी उसने कभी चाहत की थी, लेकिन उसे इस हालत में टूटते हुए देखकर उसका दिल जैसे छोटों से भर गया। वह इसे दबाना चाहता था, मगर उसकी रोने की आवाज़ें उसके कान चीर रही थी। उसने सोचा कि आखिर वह सच में चाहती क्या है। अगर यह उसकी इच्छा है तो वह उसकी हर बात मानेगा। जैसे ही वह घर में दाखिल हुआ, उसने सोचा कि अगर वह कुछ चाहती है तो वह उसे देगा। अगर वह कुछ करना चाहती है
तो वह उसके साथ करेगा। अगर वह किसी जगह जाना चाहती है तो वह उसके साथ वहां जाएगा। अगर वह उससे कहेगी कि किसी को मार दे तो वह यह भी कर देगा, मगर वह ऐसा नहीं कहेगी। वह कभी नहीं चाहेगी कि वह उस इंसान से नफरत करे या उसे कोसे जिसने उसे ऐसा बना दिया। वह जो भीतर से पूरी तरह जल चुकी थी और जिसके पास अब कोई भी बचे हुए प्यार की राख नहीं थी, अब कुछ और नहीं चाहती थी। वो उसकी पीठ को घूरती हुई देख रही थी और वो कुछ भी करने में असमर्थ था। बियोमोंटे ने स्नेह के बारे में सोचा, समझते हुए कि भावनाओं से बंधना और उनके द्वारा घसीटे जाना ही उसका पहला प्यार था। उसने सोचा कि आखिर क्या चीज़ इसे इतना खास बनाती है जबकि इसने दर्द ही दिया। उसने नाहेसू को दिलासा दिया कि वो रोना बंद करे, उसे याद दिलाते हुए कि अगर वो रोती रही तो उसकी आंखें दुखेंगी और उसका गला भी बैठ जाएगा। उसके पास पहले से ही इतना काम था और अगर वो बीमार पड़ गई तो हालात और बिगड़ेंगे। लेकिन तभी नाहू अचानक उसकी ओर झपटी, जैसे उसे चौंकाने के लिए। अस्पताल में नाहू बिस्तर पर लेटी थी और बे ने उसका चेहरा छूने के लिए हाथ बढ़ाया, सोचते हुए कि धीरे धीरे, एक एक करके, बिना कुछ छोड़े वो सब मिटा देगा। जब तक वो सांस ले रही है जख्म धीरे धीरे भर जाएंगे। बाहर का दृश्य बदलता है और बियोमोंटे बाहर निकलता है, जहां जे उससे मिलता है और कहता है कि ये राहत की बात है। बाइट ने पूछा कि किस बात की राहत, जिस पर उसने कहा कि बुखार का इंजेक्शन लगवाने और ठीक से आराम करने के बाद वो बेहतर महसूस करेगी। बियोमोंटे ने कहा कि इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। जे ने जोड़ा कि कम से कम ये कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, लेकिन उससे भी ज्यादा ऐसा बुखार ये साफ करता है कि वो काफी समय से अच्छा महसूस नहीं कर रही थी और ये कि उसने एक दिन की भी छुट्टी लेने के बारे में नहीं सोचा, ये बेहद अजीब है। बियोमोंटे ने सवाल किया कि क्यों और क्या वो ये समझ नहीं रहा, जिस पर जे ने जवाब दिया कि सच कहूं तो नहीं। वो तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोई इस तरह जी सकता है, भले ही कोई उसे रोक ले या धमकाए। और उसे हैरानी थी कि कोई इंसान ऐसा हो सकता है। जे ने पूछा कि क्या उसने उसके पहले वाले सवाल के बारे में सोचा, जिस पर बियोमोंटे मुस्कुराया। जे ने उससे कहा कि वो मुस्कुराए नहीं बल्कि जवाब दे, क्योंकि वो खुद को तैयार करेगा। बियोमोंटे और जे आगे बढ़े तो बियोमोंटे ने कहा कि अगर सब तैयार है तो चलें। जे ने पूछा कहाँ, जिस पर बियोमोंटे ने कहा कि फूलों की दुकान पर। ये सुनकर जे चौंक गया और बोला कि उसे अजीब सा एहसास हो रहा है। गुलाब की दुकान के सामने बियोमोंटे ने कहा कि अगर जे थक गया है तो जा सकता है, क्योंकि वो पार्ट टाइम काम अकेले कर लेगा। जे ने कहा अगर ऐसा है तो वो घर जाकर आराम कर लेगा और वहीं बाहर उसका इंतजार करेगा। बियोमोंटे दुकान के अंदर गया और कहा कि ये अच्छा है कि उसमें धैर्य है। जे ने इसकी पुष्टि की, मन ही मन सोचते हुए कि उसने ये सिर्फ इसलिए माना क्योंकि वो बियोमोंटे का चमचा था। हुआ जांग ने ग्राहक का स्वागत किया, लेकिन तुरंत ही पहचान कर माफी मांगी और कहा कि अभी दुकान बंद है। लेकिन गुलाब वाले को सामने देखकर वो चौंक गई। बियोमोंटे ने कहा कि वो आज ग्राहक बनकर नहीं बल्कि पार्ट टाइमर बनकर आया है, जिससे हुआ जोंग और भी चौंक गई। उसने जोड़ा कि वो नाहेसू की जगह काम करने आया है, जिस पर हुआ जोंग और भी ज्यादा चौंक गई। उसने पूछा क्या नाहेसू बीमार है, क्योंकि उसके लिए इस तरह देर से आना बहुत असामान्य था। उसे इस पर यकीन करना मुश्किल लग रहा था और उसने सवाल किया कि गुलाब वाले और नाहेसू का ऐसा क्या रिश्ता है कि वो उसकी जगह काम कर रहा है। उसके बाद हुआ जांग और फूलों की दुकान की मालकिन ने इस बारे में सोचा। हुआ जोंग ने कहा कि उन्हें उसे वापस भेज देना चाहिए क्योंकि वो लोग खुद संभाल सकते हैं, लेकिन मालकिन ने मना कर दिया और कहा कि वो ऐसा नहीं चाहती। उसने सवाल किया कि क्या हुआ जोंग सच में ये कह रही है कि वो इतने हैंडसम चेहरे को वापस भेज दें जबकि वो खुद से आया है। जिस पर हुआ जोंग ने कहा कि बात वो नहीं है, कुछ ऐसा था जिसे वो जल्दी सीख सकता था। जिस पर मालिक ने हामी भरी, लेकिन फिर एक आइडिया आया और सुझाव दिया कि उसे बस बाहर खड़ा कर देंगे ताकि वो ग्राहकों को आकर्षित करे। क्वांग गुस्सा हो गया और सवाल किया कि क्या मालिक पागल है जो उसे मैस्कॉट कॉस्ट्यूम पहनाना चाहती है। उसने पूछा कि जब उसका चेहरा पहले से इतना परफेक्ट है तो वो क्यों उसे ढकना चाहेगी। दुकान की मालकिन, जिसके कान से थोड़ा खून बह रहा था, बोली कि उसने उसे इतनी जुनूनी कभी नहीं देखा। हुआ जंग बायोम के पास कैटफेस बनाकर आई तो बायोम ने पूछा कि क्या वो अपनी बात खत्म कर चुकी, जिस पर हुआ जंग ने हाँ कहा। उसने उसे ध्यान से सुनने को कहा और बताया कि उसे दुकान के बाहर क्या करना है। एक छोटी बच्ची अपनी माँ के साथ टहल रही थी। उसने बियोमोंटे को बोर्ड के साथ देखा और उनकी नजरें मिली। बच्ची ने बियोमोंटे को नमस्ते कहा और पूछा कि क्या उसे फूल पसंद है। बच्ची ने पूछा कि क्या वो यहाँ की सब चीजों की बात कर रहा है, जिस पर उसने हाँ कहा। बच्ची ने अपनी माँ को पुकारा और कहा कि वो इस भाई को खरीदना चाहती है। माँ ने माफी मांगी और कहा कि उसकी बेटी जो भी पसंद करती है उसे खरीदने की जिद करती है।
लेकिन बेटी ने जोर देकर कहा कि उसने तो कहा था कि सब कुछ बिकाऊ है। माँ ने उसे डांटते हुए पूछा कि क्या वो उसे शर्मिंदा करना चाहती है और याद दिलाया कि इंसानों के लिए खरीदना शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बियोमोंटे हंसते हुए बोला कि कोई बात नहीं और माफी मांगी, बताते हुए कि वो पहले ही बिक चुका है। बच्ची ने पूछा क्या वो सच कह रहा है, जिस पर बियोमोंटे ने मजाक में कहा कि कोई औरत पहले ही उसे खरीद चुकी है। बच्ची ने कहा कि कोई बात नहीं, क्योंकि उसने तो पहले ही किंडरगार्टन में एक बच्चे को खरीद लिया था। जैसे गॉन ने उसे कहा था कि अगर वो उसे खरीदेगी तो उन्हें शादी करनी होगी। बियोमोंटे हंसा और उनकी बातचीत चलती रही। जे ये सब देख रहा था और सोच में पड़ गया। उसे चेयरमैन के साथ अपनी बातचीत याद आई। चेयरमैन ने पूछा था कि क्या उसे पता है कि उसने उसे क्यों बुलाया है, जिस पर जे ने कहा नहीं। चेयरमैन ने कहा कि इसमें कुछ खास नहीं, उसका बेटा कभी कभी ऐसे काम करता है जिन्हें समझना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए उसने जे को कहा था कि जब भी उसका बेटा अजीब बर्ताव करे उसे बता दे, और पूछा कि क्या उसने समझा। जे ने हामी भरी थी। अब वर्तमान में जे सोच रहा था कि उसे बताया गया था कि जब भी बायोम अजीब बर्ताव करे वो रिपोर्ट करे, लेकिन उसकी हर बात ही अजीब थी। तो आखिर उसे किस चीज की रिपोर्ट करनी चाहिए? उसे लग रहा था कि वो पागल हो जाएगा। दृश्य अस्पताल की ओर बदलता है, जहां नाहसू हाँफ रही थी। उसने मिनियल को पुकारा और उससे गुजारिश की कि वो ना जाए, लेकिन अचानक उसने आंखें खोलीं और महसूस किया कि वो अस्पताल में है। उसने पूछा कि वो यहाँ कैसे आई और अभी कितने बजे हैं। जब उसे पता चला कि शाम के 4:14 बज रहे हैं, तो उसने अपने मालिक को फोन किया और बिना बताए काम मिस करने के लिए माफी मांगी। वो रोते हुए बोली कि अचानक कुछ हो गया था, उसे कल का डरावना दृश्य याद आ गया। लेकिन मालिक ने कहा कि जब वो बीमार है तो कुछ किया नहीं जा सकता और उसका सब्स्टिट्यूट बहुत अच्छा काम कर रहा है। नाहू को ये सुनकर बहुत हैरानी हुई और उसने पूछा कि उसका मतलब क्या है। मालिक ने बताया कि इस समय बहुत सारे ग्राहक हैं, इसलिए वो ज्यादा देर बात नहीं कर सकती। उसने नाहसू से कहा कि वो अपना ध्यान रखे और कॉल काट दिया, जिससे नाहसू डर और उलझन में पड़ गई। दृश्य बदलता है और बियॉन्से का फोन बजता है। उसने सोचा था कि वो थोड़ी और देर आराम करेगी, क्योंकि ये उसकी लंबे समय बाद की पहली अच्छी नींद थी। जे ने पूछा कि क्या उसे कोई मैसेज मिला, जिस पर बियॉन्से ने कहा कि वो जाग गई है और उसे जाना चाहिए। फिर उसने जे से पूछा कि क्या उसने कभी मीट रेस्टोरेंट में काम किया है। जे ने सवाल किया कि अगर उसने हाँ कहा तो क्या वो उसे छोड़ देगा। बायोम हंसा, जबकि जे ने व्यंग्य में कहा कि वहाँ तो शायद उसके अलावा कोई और मालिक नहीं था जो 12,000 किलोवाट प्रति घंटे की कीमत वाले हाई एंड वर्कर को 10,000 किलोवाट की पार्ट टाइम जॉब के लिए रखे। बियोमोंटे ने उससे यह एहसान करने को कहा, जिस पर जे ने नाइट शिफ्ट बोनस की मांग की और बियोमोंटे ने मान लिया। जे सोच में पड़ गया कि क्या ये सिर्फ जिज्ञासा थी या मजे के लिए, लेकिन वो समझ नहीं पाया। अस्पताल में जब नाहसू कपड़े बदल रही थी, उसे मिचुल और आहरी से जुड़ा डरावना दृश्य याद आया। पीछे से बायंटे अंदर आया और उसकी खैरियत पूछने लगा। उसने उसका माथा छुआ और आंटी कहकर पूछा कि क्या उसका बुखार उतर गया। बियोम ने पूछा कि क्या वो थोड़ी देर और रुक सकती है, क्योंकि उसे अब भी हल्का बुखार महसूस हो रहा था। नाहसू ने जवाब दिया कि अस्पताल में ज्यादा दिन रुकने से वो जल्दी ठीक नहीं होगी। जब बियोमोंटे ने पूछा कि क्या वो घर जा रही है, तो नाहू ने हाँ कहा। फिर उसने उस आदमी के बारे में पूछा, जिस पर नाहसू थोड़ी देर चुप हो गई। उसकी हिचकिचाहट देखकर बियोमोंटे ने पूछा कि क्या उसे अब भी उसे उसका पति कहना होगा। थोड़ी देर चुप रहने के बाद नाहसू ने कहा कि उसे नहीं पता। उसने सोचा कि अब कांग मिंचू को क्या कहे और आगे अकेले कैसे संभाले। नाहू ने माना कि अजीब तरह से उसे लग रहा था कि सब कुछ पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। उसने सोचा कि उसने प्यार खो दिया है, वो प्यार जिसे वो इतने समय से पकड़े रही थी, और कभी ये सोचा ही नहीं था कि वो खत्म हो सकता है। उसे याद आया कि वो ऐसा इंसान लगता था जो हमेशा उसके साथ रहेगा, चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए। उसके लिए वही एकमात्र प्यार की किरण था जिसने उसे आगे बढ़ने की ताकत दी। उसने माना कि उसका और कांग मिचू का रिश्ता खत्म हो चुका है और उनकी टूटी भावनाएं साफ दिखाई दे रही थीं। वो समझ गई थी कि उन्हें कभी जोड़ा नहीं जा सकता। फिर भी उसे भीतर से लगता रहा कि शायद वो लौट आएगा। नाहू ने सोचा कि क्या उसे गुस्सा होना चाहिए, और अगर हाँ तो कितना गुस्सा दिखाना चाहिए माफ करने से पहले। वो ऐसे विचारों में फंस गई जिन्हें उसने खुद मूर्खतापूर्ण, दयनीय और बेतुका माना। लेकिन ये जानते हुए भी उसने माना कि उसे अब भी नहीं पता कि क्या करना चाहिए। बायोम की तरफ मुड़कर उसने कहा कि उसे ये सब सुनकर अजीब लगेगा और वो उसे दयनीय समझेगा, लेकिन बायोम ने इनकार किया और कहा कि ये बेवकूफ़ी नहीं है। उसने नाहू को छूते हुए कहा कि अगर ये वो भावना होती जिसे इतनी आसानी से तोड़ा जा सकता, तो शायद वो असली प्यार कभी था ही नहीं।
ये सुनकर नाहसू का दिल छू गया और उसने कहा कि सच में वो बहुत अजीब बच्चा है। जब बियोमोंटे ने पूछा कि क्या सच में, तो नाहू ने हाँ कहा। नाहू ने सोचा कि कितना अजीब है कि ऐसे मौक़ों पर उसे वही शब्द सुनने को मिले जिनकी उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और वो कह रहा था अजीब सा लड़का जो उसके सामने खड़ा था। नाहू ने पूछा कि वो क्या कर रहा है, तो बाय ने बताया कि उसके बाल बाहर निकले हुए हैं। नासू ने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने आईने में देखे बिना बाल बांधे थे। उसकी प्रतिक्रिया पर हंसते हुए अचानक बाय का फोन बजा। कॉल हिजी की थी। नासू ने नाम सुनकर, समझते हुए कि ये लड़की का नाम है, पूछा कि क्या वो फोन उठाने वाला है। बाय ने मना कर दिया और कहा कि ये जरूरी नहीं है। नाहसू ने जिद की कि उसे यकीन नहीं है कि ऐसा नहीं था। बे के पास बैठकर उसने सोचा कि अब तक उसे सिर्फ कर्ज वसूलने वालों के फोन ही आते थे, लेकिन हाल ही में उसने कुछ अलग महसूस किया था। एक ऐसा कॉल जो मजबूरी में नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि कोई उसकी आवाज सुनना चाहता था। ये इंतजार और उम्मीद का एहसास उसके लिए नया था। उसने सोचा कि अगर किसी ने कई बार रिंग होने के बाद भी कॉल जारी रखा, तो या तो वो बहुत जरूरी था या गहरी परवाह का इशारा। बॉम ने कहा कि उसने गलती से कॉल काट दिया था और नाहू से कहा कि चिंता मत करे और किसी और बात पर चर्चा करे। लेकिन नाहसू ने कहा कि उसे उठाना चाहिए था। उसे लगा कि वो लड़की उसे पसंद करती है। जब बे ने पूछा कि उसे कैसे पता, नाहसू ने कहा कि बस इसलिए क्योंकि वो लड़की थी। बियोमोंटे ने इसकी पुष्टि की, जिस पर नाहसू ने कहा कि मर्द और औरत के बीच सिर्फ दोस्ती जैसी कोई चीज नहीं होती। उसने मिचुल की बात याद दिलाई जिसने कहा था कि वो और दूसरी औरत सिर्फ जान पहचान वाले थे, और उसे पूरी तरह झूठ कहा। बियोमोंटे ने तब पूछा कि फिर उनके रिश्ते का क्या मतलब है, क्योंकि वो दोनों भी एक मर्द और औरत थे जो रोज एक दूसरे से संपर्क करते थे और काम के बाद साथ समय बिताते थे। नाहसू ने उसकी बात को हंसी में टालते हुए कहा कि मजाक मत कर, वो अभी बच्चा है। बे ने कहा कि जिस लड़की की वो बात कर रही थी उसकी हरकतें भी बहुत छोटी सी लगती थीं। नासू ने कंधे उचकाकर कहा कि भूल जाओ, कौन उसे पसंद करेगा। जो कभी उसे पसंद करते भी थे वो भी आखिरकार थक कर चले गए। ये सुनकर बॉम ने कहा कि उसे वो पसंद करता है। नाहू चौंक गई और बोली कि वो मजाक कर रहा है और उसे डांटेगी, लेकिन ब्योमोंटे ने कहा कि वो मजाक नहीं कर रहा। जब बॉम उसके करीब झुकने लगा तो नाहसू तुरंत उठ खड़ी हुई और बोली कि उसे गुदगुदी हो रही है और उसकी आवाज बहुत धीमी है। बे ने समझा कि वो जानबूझकर अनसुना कर रही है और सोचा कि वो कब तक ऐसा करती रहेगी। अस्पताल के बाहर नाहसू ने पूछा कि उसने अस्पताल का बिल कैसे भरा। बे ने कहा कि उसने अपनी बचत का पैसा इस्तेमाल किया। नाहसू हैरान होकर बोली कि उसे घर पर आराम करने देना चाहिए था और पूछा कि उसने इतना पैसा कहाँ से लाया। उसने फिर कहा कि वो उसे लौटा देगी। बे ने जवाब दिया कि वो रोज आकर उसे याद दिलाएगा। नाहसू थोड़ी नाराज होकर बोली कि उसे बेवकूफ मत बनाए, जिस पर बे हंस पड़ा। नाहसू को अचानक याद आया और वो चिल्लाई कि उसे अपने मीट रेस्टोरेंट वाली पार्ट टाइम जॉब पर जालीटी जाना है। बियोमोंटे ने उसे तसल्ली दी कि उसने पहले ही एक सब्स्टिट्यूट भेज दिया है। उसने बताया कि वो कोई ऐसा है जिसे वो दुकान से जानता है। इस बीच जे वहाँ काम करके मजे ले रहा था और ग्राहकों से उसकी बेहतरीन ग्रिलिंग स्किल्स की तारीफ सुन रहा था। लोग कह रहे थे कि उसके पकाए मांस का स्वाद मुंह में पिघल जाता है, लेकिन दुकान का मालिक हैरान था कि उसने इतनी जल्दी सफाई भी पूरी कर ली। जब एक ग्राहक ने उसे बोतलें उठाते हुए देखा और आवाज की, तो जे ने डरावनी मुस्कान के साथ उसे धमकाया और कहा कि शांति से खाओ। डर से ग्राहक ने हामी भर दी। रसोई में जे ने खुद से सवाल किया कि वो आखिर कर क्या रहा है। दूसरी ओर एक गली में डॉनगवुक ने हिजी को आवाज दी और पूछा कि उसके चेहरे पर वो भाव क्यों है। हंसते हुए उसने कहा कि क्या बियोमोंटे फोन नहीं उठा रहा और सलाह दी कि वो हार मान ले। डॉनगवुक ने कहा कि बियोम कितनी लड़कियों के साथ रहा है और कई औरतें उसकी दोस्ताना आदतों को कुछ और समझ बैठती थीं। हिजी ने पलटकर पूछा कि क्या बियोम भी उसकी तरह है। ये सुनकर डोंग चौंक गया और पूछा कि उसका मतलब क्या है। हिजी ने उसे इल्जाम लगाया कि वो हर लड़की को देखकर मुस्कुराता है और जब वो उससे बात करती हैं तो वो खुश हो जाता है। डॉनगवुक हैरान होकर बोला कि उसने ऐसा कब किया है। हिजी ने उसे नजरअंदाज किया और चली गई। डॉनगवुक पीछे से चिल्लाता रहा और जवाब मांगता रहा। हिजी ने झुंझलाकर बड़बड़ाया कि ये बहुत परेशान करने वाला है और वो बॉम्ब को मैसेज करती रही। उधर मिचुल बार बार आहरी को पुकार रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। गाली देते हुए उसने सोचा कि आखिर वो उससे क्यों संपर्क नहीं कर पा रहा। क्या सच में वो उससे रिश्ता तोड़ रही है? उसे डर था कि वो काम पर अफवाहें फैलाएगी। बेताबी में उसने एक वॉइसमेल छोड़ा और उससे उठाने की गुजारिश की, सोचते हुए कि उसके पास कहीं जाने की जगह नहीं है जब तक नाहू शांत नहीं होती। ये अनिश्चितता उसे पागल बना रही थी। तभी पीछे से किसी ने उस पर कुछ फेंका। दूसरी तरफ बायंटे कर्ज
कर्ज वसूलने वालों से जूझ रहा था और नाहसू को मैसेज कर रहा था कि वो उसे याद कर रहा है। नाहू ने जवाब दिया कि कल तक हिम्मत रखो। फिर जे ने कहा कि उसे कुछ ज़रूरी कहना है। बियोमोंटे ने उसकी आवाज़ का लहजा देखकर कहा कि कह दो। तभी एक गार्ड ने रिपोर्ट दी कि उसे एक अहम कॉल मिली है। कॉल में बताया गया कि बड़े युवा स्वामी जल्द ही पहुंचने वाले हैं। ये भी कहा गया कि 1 साल हो गया है, इसलिए चेयरमैन ने जोर दिया है कि पूरा परिवार इकट्ठा होकर उसका स्वागत करे। बे ने खबर सुनकर कहा कि हाँ, सच में 1 साल हो गया, और पूछा कि क्या चेयरमैन को सच में भाईचारे की परवाह है। उसने शक जताया कि चेयरमैन को कब से ऐसी चीज़ों की फिक्र होने लगी। उसने और भी कहा कि अगर उसका भाई उसका चेहरा देखेगा तो दांव लगाता है कि कोरियन खाना उसके गले में फंस जाएगा। हंसते हुए बे ने जैसे पूछा कि क्या वो भी यही सोचता है, लेकिन जे भी हंस पड़ा। जे थोड़ा चौंक गया। उसे एहसास हुआ कि दोनों युवा स्वामियों के बीच तनाव गहरा है। लेकिन उसकी नज़र अचानक बियोम के हाथ में लाइटर पर गई, जो दरअसल उसका था। अंदर ही अंदर उसने उसके खोने का दर्द महसूस किया और खर्चे का अफसोस किया। गार्ड ने हालात देखकर पूछा कि बियॉन से क्या करने वाला है। बियोमोंटे ने लापरवाह अंदाज में पूछा कि उसका मतलब क्या है, और कहा कि बस उसे मरा हुआ घोषित कर देना चाहिए। गार्ड हैरान रह गया, लेकिन बायोम ने जोड़ा कि शायद उसका भाई भी यही सुनना पसंद करेगा। फिर सुझाव दिया गया कि उसे स्वागत के तोहफे में एक मीठा झूठ दिया जाए। दृश्य मिचुल की तरफ बदलता है, जो गुस्से में भरा हुआ था। वो गालियां दे रहा था और पूछ रहा था कि आहरी उसके कॉल क्यों नहीं उठा रही। उसने ध्यान दिया कि वो ना तो काम पर जा रही थी और ना ही घर पर थी। अचानक पीछे से उस पर एक पैकेट फेंका गया और किसी ने ताना मारते हुए उसे कमीना कहा। जब उसने पलटकर देखा तो सामने आहरी थी, जिसने तुरंत पूछा कि वो कब आया। जब मिचुल ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो आहरी पीछे हट गई और चिल्लाई कि उसे हाथ मत लगाना। कांपते हुए उसने खुद को संभालने की कोशिश की। गुस्से से भरी आवाज में उसने कहा कि हिम्मत है तो हाथ लगाकर दिखा, और इल्जाम लगाया कि उन्हीं हाथों से वो दूसरी औरत के साथ सोता था, जबकि अब भी उसके साथ था। उसने उसे गंदा कहा और अपनी घृणा जाहिर की। मिचुल ने सफाई देते हुए कहा कि उसने कभी उस दूसरी औरत के साथ नहीं सोया जब वो उसके साथ था, लेकिन आहरी को यकीन नहीं हुआ। उसने पूछा कि क्या वो सच में चाहता है कि वो इस बात पर भरोसा करे। जैसे ही वो उसे मारती रही, उसने पूछा कि क्या सच में उसे लगता है कि वो उसके शब्दों पर भरोसा करेगी। मिचुल ने दृढ़ होकर माना कि जो कुछ उसने देखा वो सच था। उसने समझाया कि हालात की वजह से उसे उस औरत के साथ रहना पड़ा, क्योंकि उसके पास और कहीं जाने की जगह नहीं थी। लेकिन उसने ये भी साफ कहा कि उसके साथ रहते हुए वो आहरी के प्रति कभी बेवफा नहीं रहा। उसने ये भी बताया कि अब उनका तलाक हो चुका है, जो एक और अटल सच्चाई थी। मिचुल ने कबूल किया कि उसने आहरी को वहां लाया था। इसके बावजूद मिचुल जानता था कि अगर आहरी को उसके रहने का सच पता चल जाता तो वो उससे रिश्ता तोड़ देती। उसने कहा कि वो उससे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता था। उसके कंधे पर दिलासा देने वाला हाथ रखकर बोला कि चिंता मत करो, वो अब दोबारा वापस नहीं आएगा। वो सिर्फ आखिरी बार माफी मांगने आया है, क्योंकि वो पूरी तरह से पत्थर दिल नहीं है। जाने से पहले उसने आहरी को समझाया कि ज्यादा शराब मत पीना, क्योंकि वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसे याद दिलाया कि नाश्ता मत छोड़ना, वरना नींद ज्यादा आएगी, और जब भी जरूरत हो तो हैंगओवर सूप ले लेना। उसने कहा कि वो उससे बेहतर इंसान ढूंढ ले। माफी मांगी कि वो एक ऐसा आदमी है जिसके पास कोई काबिलियत नहीं, देने को कुछ नहीं, और एक अंधेरा अतीत है। इतना कहकर वो मुड़ गया और चला गया। मिचुल की पीठ पीछे जाती परछाई को देखते हुए आहरी खुद को समझाने लगी कि ये सब झूठ है। उसने जो भी कहा सब झूठ है। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने फुसफुसाकर कहा कि मत जाओ। जज्बातों से भरकर वो उसके पीछे भागी और पकड़ने की कोशिश करते हुए चिल्लाई कि मत जाओ। वो उसे हरामी कहकर रोने लगी, लेकिन मिचुल मुस्कुराया, क्योंकि यही उसने उम्मीद की थी। उधर नाहू अपने छोटे और गंदे घर में लौटी। जैसे ही उसने इधर उधर बिखरे हुए कंडोम उठाए, उसे दर्दनाक एहसास हुआ। उसने सोचा कि उसकी 20 साल की उम्र वाली खुद क्या सोचती अगर जानती कि एक दिन वो अपने ही घर में मचो की बेवफाई के सबूत साफ कर रही होगी। उसने सवाल किया कि क्या वो बेवकूफ़ और मासूम थी जिसने इतनी आसानी से हमेशा का वादा कर लिया। बार बार टूटने की कगार पर पहुंचकर उसने खुद को संभालने की कोशिश की। उसका मन था कि सब कुछ फेंक दे, बिना किसी हिचकिचाहट और बिना पछतावे के। लेकिन आखिर में वो अपनी चीज़ों को फेंक भी नहीं पाई। जैसे ही उसका फ़ोन बजा, उसने सोचा कि शायद फिर से कर्ज वसूलने वाले होंगे। उसे लगा कि वो कितने ज़िद्दी हैं जो इतनी देर रात में भी चैन नहीं छोड़ते। मन ही मन उसने प्रार्थना की कि कम से कम आज की रात तो उसे अकेला छोड़ दें। लेकिन फ़ोन बार बार वाइब्रेट करता रहा। एक बार, दो बार, 10 बार, और एक अजीब सा डर पैदा करने लगा। उसने सोचा कि जब कोई इतने देर तक कॉल करता रहे तो या तो मामला बहुत ज़रूरी होता है, या फिर सामने वाला सचमुच परवाह करता है।
उसकी हैरानी की बात ये थी कि कॉल करने वाला बे था। कॉल उठाते ही नाहू ने सुना कि बोंटे हैरान होकर कह रहा है कि उसने कॉल उठा लिया। उसने माफ़ी मांगते हुए कहा कि वो कल तक इंतज़ार नहीं कर पाया उसकी आवाज़ सुनने के लिए और पूछा कि क्या कॉल करना ठीक है। नाहसू ने उसे तसल्ली दी कि ठीक है। जब बायंटे ने पूछा कि क्या उसे नींद आ रही है, तो उसने कहा कि उस जगह पर नींद आना मुमकिन ही नहीं है। उसने माना कि अगर उसे बुरे सपने नहीं आएंगे तो वही चमत्कार होगा। घर को दोबारा देखकर उसे उम्मीद से भी ज्यादा डरावना लगा। नाहू ने माफी मांगी कि उसने एक बच्चे को इतना डरावना मंजर दिखा दिया। उसने नोट किया कि वो भी जख्मी हुआ था, फिर भी उसने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। बियोमोंटे ने उसे भरोसा दिलाया कि सब ठीक है और समझाया कि ठंडक की वजह से शायद वो डर गया और भाग गया। लेकिन नाहू ने कहा कि ये नज़ारा तो ऐसा था कि कोई भी वहां से भाग जाना चाहेगा। तब वेयुमटी ने पूछा कि वो कैसी महसूस कर रही है, जिस पर नाहू। बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो पर दिए गए क्यूआर कोड से मुझे कुछ पैसे भेज सकते हैं। इससे मेरी काफ़ी मदद हो जाएगी। आप सबका धन्यवाद मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।